together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. दिल से सुनो, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। 26 के थर्ड डे के सेकंड सेशन में मैं डॉक्टर मोमिन सुमैया आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। और आज का जो हमारा ये सेशन है, ये 2 सब सेशन पे मबनी है, जिसमें पहला सेशन जो है वो एलुमनाई टॉक है, जिसके लिए यहाँ पे हमारे पास तकरीबन आधे डजन जो है हमारे एलुमनाई जो आ सकते हैं, बाकी जो नहीं है, लेकिन जो है मैं उनका यूनिवर्सिटी की तरफ से SIP 2026 की कमेटी की तरफ से मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ, वेलकम करती हूँ और डाइस पे आने के लिए उन्हें दावत देती हूँ। डॉक्टर रुबीना, डॉक्टर दानिश खान, अगर आप हैं तो प्लीज़ जॉइन अस। डॉक्टर अबू हुरैरा, डॉक्टर जरार, डॉक्टर समद, डॉक्टर मिस्टर शेख अहमद, डॉक्टर सईद अलवी, डॉक्टर जाबिर, ठीक है। तो डॉक्टर जरार जो हमारे एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ। बाद में जी वही बेहतर रहेगा, एटलीस्ट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जान लें। डॉक्टर समद सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपके सामने जो बैठे हैं, ये आपकी ही तरह कुछ साल पहले जहां आप बैठे हैं वहां थे, और वहां से डाइस तक आने का जो इनका सफ़र है वो ऐसे ही नहीं है। बहुत मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत, लगन से उन्होंने जो है अपना जिस भी फील्ड में रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी उन्होंने जिस कोर्स में थे उसमें मेहनत किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये इस एलुमनाई टॉक का मकसद ही यही है कि आपको मोटिवेट करें, हम इग्नाइट करें आपको और बताएं कि सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ तालीम हासिल करना ही नहीं है, बल्कि आपने तराना सुना होगा ना कि यहाँ से जो सफ़र हमें कहाँ तक का करना है। नहीं सुना? याद नहीं हुआ? अभी 3 दिन से आप लोग सुन रहे हैं, आसमान तक का सफ़र करना है ना। तो चलिए, जो भी हमारे गेस्ट हैं, मैं सबसे पहले डॉक्टर रुबीना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जो हमारी गैदरिंग है, हमारे नए तुलबा हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, जिस भी कोर्स के हैं, उनसे एड्रेस करें। ऑन बिहाफ ऑफ मानू और एलुमनाई की तरफ से आई एम सॉरी, मैं आप लोगों का बाकायदा वेलकम करना भूल गई हूँ।
मुझे लगा कि हम सब जो है इनके वेलकम के लिए है, बट अब इनकी तरफ से मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, जो भी तुलबा यहाँ पे है। और इफ पॉसिबल आपके जो अपने साथी हैं जो ज्वाइन नहीं हो सके हैं, उन्हें भी बुला लीजिए, उनका भी इस्तेकबाल किया जाएगा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं डॉक्टर रुबीना को मधु करती हूँ, दावत देती हूँ टू एड्रेस द गैदरिंग। जी रिपोर्ट चल चल पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, मैम ने तकरीबन 4 मरतबा मेरा नाम ले चुकी हैं वो, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपना तारुफ दूं। हाँ, लेकिन मैं अपना तारुफ इस हैसियत से देना चाहूँगी कि मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म रह चुकी हूँ। तो मैं यहाँ की साबिक तालिब इल्म हूँ और आप जिसे हम कहते हैं अलमनाई, तो अभी फ़िलहाल इसी यूनिवर्सिटी में मैं अलमनाई एसोसिएशन की मेंबर भी हूँ। तो अपना तारुफ देते वक्त एक मिली जुली कैफियत है कि अपने आप को साबिक बताऊं कि या फिर अभी यहाँ पे मौजूद अपने ओहदे के बारे में बताऊं कि यहाँ पे मैं किस फ़राइज़ या फिर किस ओहदे पे मामूर हूँ। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो मैं यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और दूसरा और इसी यूनिवर्सिटी में मैं बहसियत असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ की जो एसोसिएशन है उसमें अपने एज ए ट्रेजरर मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप तमाम का इस यूनिवर्सिटी में खैर मकदम करती हूँ, समीम क़ल्ब से इस्तकबाल करती हूँ, आप तमाम को वेलकम करती हूँ। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो अभी अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हैं, हम तो यहाँ न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हमारा अलमनाई से क्या ताल्लुक है? ऐसा कोई सवाल जहन में, या फिर आप लोगों ने भी सोचा ही नहीं है? सोचे हैं? देखिए, यहाँ से आपके नए तालीमी सफ़र का आगाज़ है और यहीं से कल के रोज़ 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल जब भी आप अपनी यहाँ से डिग्री मुकम्मल करके जाएंगे, आप यहाँ के अलमनाई कहलाएंगे, आप यहाँ के साबिक तालिब इल्म कहलाएंगे। तो यहीं से एज ए न्यू स्टूडेंट और एज ए साबिक स्टूडेंट या फिर अलमनाई का सफ़र आपका शुरू होता है। तो इस नए सफ़र में आप तमाम का इस्तकबाल है और उम्मीद है कि ये आपका सफ़र बहुत हसीन रहेगा। अब बात करते हैं कि अलमनाई एसोसिएशन या फिर अलमनाई है क्या। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक फैमिली है जो मुसलसल चलती रहती है और हर वक्त, हर साल दर साल एक नया काफिला इसमें जुड़ता जाता है, नए फैमिली मेंबर्स इसमें जुड़ते जाते हैं। तो आप भी इस मानू फैमिली का मतलब एक हिस्सा बन चुके हैं। आज से आप भी इस मानू फैमिली का, इस अलमनाई एसोसिएशन का एक हिस्सा है। तो अब कि ये एसोसिएशन क्यों ज़रूरी है या फिर इसके मकासद क्या है? सबसे पहली चीज़ कि ये हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें एक दूसरे से राब्ते में रखती है। आप देखेंगे कि पिछले चंद सालों में यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स भी हुए हैं जहाँ पे हमने साबिक स्टूडेंट्स को बुलाया था, उनके ज़रिए उन्होंने अपने तासुरात का यहाँ पे इजहार किया। तो आप अगर आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि इस तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पर मुनक्कद हो और उनमें आपको उनसे मुलाकात का मौका मिले। तो आप देखेंगे कि इतने सीनियर लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, शायद उन जिन्होंने 10 साल या 15 साल पहले यहाँ से कोई डिग्री मुकम्मल की थी और बहुत ही अच्छे ओहदों पर आज फायज है। तो उनसे मिलने के बाद जो एक्सपीरियंस या जो तजुर्बा हमें हासिल हुआ है या फिर उनके एक्सपीरियंस से जो सीख हमें मिली है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे आप लोगों को भी यही चीज़ काम आएगी। तो एक तो आपके राब्ते बढ़ेंगे, आप उनके जो यहाँ से पहले से जो पास आउट स्टूडेंट्स है, सिर्फ वो पास आउट नहीं बल्कि अच्छे अच्छे ओहदों पे मामूर है और अपने फ़राइज़ को वो अंजाम दे रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंसेस से उनके तरह आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है,
क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट है, यहाँ पे कोई एजुकेशन से है तो कोई इंजीनियरिंग से है, कोई किसी और से, तो हर एक का शोबा और हर एक की स्ट्रीम अलग अलग है। उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके आगे फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपका करियर कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों का गाइडेंस आपको मिलेगा। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि स्टूडेंट्स को जहाँ तक हो सके उनको हम गाइडेंस दें, उनको मदद फराहम करें, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ हम उन्हें उनके काम आ सके। तो ये हमारी कोशिश रही है। और चूँकि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही आपसे कहा है कि यहाँ से आपने एक एज ए न्यू स्टूडेंट अपनी जर्नी शुरू की है, तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ से साबिक स्टूडेंट कहलाने की जर्नी भी शुरू की है। तो ये आगे चल के आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी कि आप अपने तजुर्बात से, अपने जो एक्सपीरियंसेस है और आपने यहाँ पे जो सीखा है, उस सीख के ज़रिए आने वाली नस्लों को भी आप गाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे और हमेशा उनकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। और आखिर में एक पैगाम ये देना चाहूँगी और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि तालीम का मतलब सिर्फ डिग्रियों का हुसूल नहीं है। तालीम हासिल करना सिर्फ डिग्री हासिल की और या एक इदारे से आपने रुखसत ले ली, ऐसा नहीं है। यहाँ से आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं और जिस इदारे से आप अपनी डिग्री हासिल करते हैं वो आपकी शनाख्त बन जाती है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी आपकी शनाख्त बनेगी, उसी तरीके से आप यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। तो आपके लिए यही एक दुआ है और मैसेज है कि आप जहाँ भी जाएं अपने इस कोर्स को मुकम्मल करने में भी उतनी ही मेहनत और जिद्दत लगाइए, अब उतनी ही एफर्ट्स डालिए और कामयाबी से एक बेहतर शख्स बनकर यहाँ से निकलें और जहाँ जाएं वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी के वक़ार का, अपनी यूनिवर्सिटी को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करें और ना सिर्फ अपने अपने शोबे में बल्कि दिगर शोबा, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ भी आपको हर शोबे में तबाह आजमाई करनी है और वहाँ पे अपने नाम को रोशन करना है। अपने साथ साथ अब ये भी जहन में रखिए कि अपने साथ आप यूनिवर्सिटी के नाम को लेके चल रहे हैं, तो उसका ख्याल रखते हुए यूनिवर्सिटी के नाम को रोशन करने की कोशिश करिए। और फिर एक बार आपके इस नए तालीमी सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है और मुझे पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। सब कुछ बिल्कुल खामोश था, ना हवा की कोई आवाज, ना किसी गाड़ी का शोर। और फिर अचानक जमीन हल्की सी कांपी। ऐसे लम्हों में इंसान सिर्फ जलजले को महसूस कर सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसी मशीन भी है जो धरती की सबसे हल्की हरकत को रिकॉर्ड कर सके? आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM और मैं हूं आरजे ओबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में। आज हम जानेंगे एक ऐसी इन्वेंशन की कहानी जिसने धरती की खामोश हरकतों को पढ़ना मुमकिन बनाया, साइज्मोग्राफ। दोस्तों, साइज्मोग्राफ एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक्स यानी जलजलों के दौरान धरती में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस या सीज्मिक वेव्स को डिटेक्ट और रिकॉर्ड करता है। इसके जरिए साइंटिस्ट्स जलजले की ताकत, उसका वक्त और उसके मरकज के बारे में अहम जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 2000 साल पहले होती है। साल था 132 AD। चीन के मशहूर साइंटिस्ट और इन्वेंटर ज़ैंग हेंग ने दुनिया का पहला अर्थक्वेक डिटेक्टर बनाया, जिसे साइज्मोस्कोप कहा जाता है। ये मशीन जलजला महसूस कर लेती थी और ये भी बता देती थी कि झटका किस दिशा से आया है। हालांकि ये वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड नहीं करती थी, लेकिन अपने दौर के लिए ये एक हैरत अंगेज इन्वेंशन थी।
वक्त के साथ साइंस ने और तरक्की की। 19वीं सेंचुरी के आखिर में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जॉन मिल ने, जो उस वक्त जापान में काम कर रहे थे, उन्होंने 1880 में पहला प्रैक्टिकल मॉडर्न साइज्मोग्राफ तैयार किया। ये मशीन न सिर्फ ज़लज़ले को महसूस करती थी, बल्कि उसकी हर वाइब्रेशन को कागज़ पर रिकॉर्ड भी करती थी। इसी वजह से जॉन मिलने को अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न साइज्मोलॉजी कहा जाता है। आज के डिजिटल साइज्मोग्राफ्स पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ये दुनिया भर के मॉनिटरिंग स्टेशन से जुड़े होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में अर्थक्वेक की जानकारी साइंटिस्ट्स तक पहुंच जाती है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, साइज्मोग्राफ अर्थक्वेक्स को रोक नहीं सकता और ना ही उनकी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर सकता है, लेकिन ये उन्हें रिकॉर्ड करके साइंटिस्ट्स को धरती के अंदर चलने वाली प्रोसेसेस को समझने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, साइज्मोग्राफ सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि धरती की खामोश जुबान को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। जहां हमारी आंखें और कान नहीं पहुंच पाते, वहां साइंस का ये इंस्ट्रूमेंट हमें सच्चाई से रूबरू कराता है। मैं हूं आरजे उबैद और आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर खोलेंगे तारीख का एक और दिलचस्प सफ़ा। तब तक इल्म से दोस्ती बनाए रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. थैंक यू सो मच डॉक्टर रुबीना। जैसे कि अभी आपने जाना कि डॉक्टर रुबीना का ताल्लुक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के हैं वो मैडम को सुबह में भी देख रहे थे। अब नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट है आज के, वो है डॉक्टर दानिश खान। उनका ताल्लुक जो है डिपार्टमेंट एमसीजे से है, और मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपने बारे में बताएं। और लेकिन मैं आपको एक अहम चीज़ जो डॉक्टर दानिश खान की है वो बता देती हूँ कि वो स्टूडेंट यूनियन जो यूनिवर्सिटी में होती है उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर दानिश खान टू एड्रेस द गैदरिंग। अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज़र का बेहद मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी और एक आपसे बात करने का एक मौका दिया, खासकर DSW टीम। साथियों, आज आपसे बात करने का ये जो मुझे मौका मिला है, मैं ज़्यादा कुछ लंबा लेक्चर तो नहीं दूंगा, लेकिन आज जब जिस हाल में आप यहाँ आए हैं, आज से तकरीबन 14 साल पहले मैं भी इस इदारे में आया था, नए सपने के साथ, एक मिशन के साथ और परिवार, घर और परिवार की उम्मीदों के साथ। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इस इदारे ने मुझे वो दिया जो कहीं और मुझे नहीं मिल सकता था। मैं जब आया था, आज यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। उस वक्त नई यूनिवर्सिटी थी, कम रिसोर्सेज थे, लेकिन फिर भी इस इदारे ने जो दिया, ताउम्र मेरे ऊपर एहसान है इस इदारे का। आज जो मैं हूँ, आज आपके सामने खड़ा हूँ, बात करने का मौका जो मिला है, वो इस इदारे की देन है। जरार भाई हैं, जाविर भाई हैं, अयूब भाई हैं। अयूब भाई हमारे सीनियर रहे हैं। इन लोगों के साथ हमने यहाँ पर हम लोग आए तो स्टूडेंट यूनियन शुरू हुआ, और मेरी खुशनसीबी है कि दूसरा प्रेसिडेंट बनने का शर्फ मुझे हासिल हुआ। वो इस इदारे की देन है। तो मैं आपसे ये 2-3 बातें मोटे तौर पे कहना चाहूँगा कि आप आए हैं तो आपकी उम्मीदें, आपके सपने और सबसे ज़्यादा जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपको उम्मीद कर कर यहाँ भेजे हैं, उस पर खरा उतरने की जिम्मेदारी आप सबकी है।
उसके लिए सबसे पहले 24 घंटे सबके लिए होते हैं। उस 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है अपने करियर को लेकर, आपका करियर ही आपके लिए सबसे होल एंड सोल है कि आप करियर में क्या करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हॉस्टल से लेकर डिपार्टमेंट तक होना जरूरी है। उसके साथ असातिज़ा की इज्जत और उनसे उनकी गाइडेंस लेने से कभी भी हिचकिए मत। मैं इससे पहले भी 1-2 यूनिवर्सिटियों में रहा हूं और यहाँ के असातिज़ा आपके लिए 24/7 रेडी रहते हैं गाइडेंस के लिए। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि उनके साथ उनके गाइडेंस हासिल करिए और अपना करियर बनाइए। क्योंकि जो यहाँ आता है परेशानियां आने में जो होती है थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को उसमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, ढलना पड़ता है। हॉस्टल लाइफ में जो हॉस्टल जिनको मिल गया, जिनको नहीं मिला है, हॉस्टल की प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे सब एकोमोडेट हो जाते हैं, सबको मिल जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन अब जब हॉस्टल अलॉट हो गया तो आपको हॉस्टल में डिसिप्लिन के साथ, मेस में भी डिसिप्लिन के साथ रहिए, मेस में जाइए डिसिप्लिन के साथ रहिए, वहाँ के स्टाफ के साथ डिसिप्लिन से पेश आइए। वो भी आपके साथ डिसिप्लिन, कोई आपका दुश्मन नहीं, सब आपके अपने हैं और सब वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका करियर एक अच्छा बन सके। कोई भी इंसान जब किसी इदारे में आता है तो वो उसको अपने लाइफ को शेप करने में मेहनत करनी पड़ती है। टीचर जो होता है एक गाइड कर सकता है, बता सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मेहनत करना आपको है। दुनिया जिस तरह चैलेंजिंग होती जा रही है, आपके सबके सामने है कि अपने कैरियर को बेहतर बनाएं, क्योंकि आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, आपका कैरियर। यूनिवर्सिटी में सिर्फ तालीमी ही नहीं है कि आप बस पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स ला लें। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपने हुनर को निखार सकते हैं, आपके हुनर को वहां पर पेश कर सकते हैं और आपको ऑल इंडिया लेवल भी पर रिप्रेजेंट करने का ये इदारा मौका देता है। तो आप उसके लिए भी पढ़ाई के साथ आप 5 बजे के बाद जब फ्री हो जाएं, जिसको स्पोर्ट में दिलचस्पी हो स्पोर्ट में जाए, जिसको कल्चर एक्टिविटी में जाना है वहां जा सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी आपको हर तरह के सहूलियत फराहम करती है ताकि आप सब चीज के साथ अपने तालीम के साथ अपने करियर को बना सकें। क्योंकि सब यहाँ जितने नए हर साल नए बच्चे आते हैं और एक बड़ा तबका हर साल पास आउट होकर जाता है। ये जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है दोबारा आपको नहीं मिलेगी। तो आपको अपने करियर, अपने फैमिली, अपने वालिदैन की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपने करियर को ऐसा बनाना है कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। आपके आस-पास, पड़ोस, मोहल्ले, देखिए आप जब आते हैं अपनी सोसाइटी से, अपने घर से निकलकर तो बहुत उम्मीद होती है और यूनिवर्सिटी में जब नाम रोशन करके जाते हैं तो 4 लोग और मुतासिर आपसे होते हैं और अपने बच्चों को आगे भेजते हैं। आप कल को कुछ ऐसा कर दें तो जो आने वाला है उनका भी ब्रेक हो जाए। तो ये हमेशा ज़हन पे रखिए कि एक चेन है, आप आए हैं तो बहुत लोग की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। उन उम्मीदों पे खरे उतरिए, क्योंकि सोसाइटी में आप सबका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। आप पहले फैमिली के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर सोसाइटी और फिर नेशन। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन के साथ, टीचर की रिस्पेक्ट के साथ और अपने कैरियर में फोकस, इन तीनों चीजों को करना होगा। दूसरी चीज ये है कि हम जिस उम्र में आप लोग आते हैं, हम लोग भी आए थे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, 4 यूनिवर्सिटियों में हम डाइवर्ट होते हैं कि यहाँ जाए, ये कोर्स करे, वो कोर्स करे। कोर्स आपको बेहतर कोर्स चुनना है, जरूरी है, लेकिन जिसमें अगर दाखिला मिल गया आप उस पर करियर करें, उसमें फोकस करें। जितनी एनर्जी हम इधर उधर अपनी भटकाते हैं अदर कोर्स से, इधर उधर, इस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटीज में, आप उसी कोर्स पे कंसंट्रेट करें तो इंशाल्लाह आपका करियर बन जाएगा। जितनी हम इधर उधर में दिमाग लगाते हैं उतना हम कोर्स पे और पढ़ाई पे लगा लेते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, यहाँ लाइब्रेरी भी है,
लाइब्रेरी 24/7 खुली रहती है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स है, सारी सुविधाएं हैं। ज़रूरत है आपको अपने अंदर के जो आपके नीड्स हैं, ज़रूरत है उसको टारगेट करके हासिल करने का। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बात अपनी ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर दानिश। आपने जिस जद्दोजहद के बारे में बात किया है, वो आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी हमारे जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है यहाँ आने के लिए। कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम कंपटीशन हुआ है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ है, वो किसी कंपटीशन से कम नहीं है, वो क्रॉस किया है, यहाँ पे आए हैं। और आगे का जो सर ने कहा डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, तो ये तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके का लाइफ स्किल है या हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बिना सोचे समझे हमें इस पे अमल करना है। यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें कामयाबी तक लेके जाने में मदद करती हैं। तो आपके जो इग्नाइटेड वर्ड्स थे, मुझे उम्मीद है कि तुलबा कुछ सीखे होंगे और उसको जज़्ब करने और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और मिस्टर अबू हुरैरा जो हमारे एक गेस्ट है यहाँ पे, एलुमनाई हैं, मैं उनको दावत देती हूँ डाइस पे आने के लिए। अपने बारे में बताएं, अपना जद्दोजहद कैसे वो यहाँ तक आए हैं। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि सर विदिन 5 to 7 minutes बिकॉज वी हैव लिस्ट टू स्किप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबू हुरैरा है, जैसे मैम ने बताया, और मैंने यहाँ से बीटेक किया है 2013 से 17। तो मेन पॉइंट ये है कि बीटेक हम लोग का फर्स्ट बैच था। तो जब हम लोग यहाँ एडमिशन लेके आए तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट बैच की वजह से बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा हम लोगों को। और मेन स्ट्रगल तब शुरू हुआ जब बीटेक कंप्लीट करने के बाद हम लोग मार्केट में गए, जैसे जॉब के लिए। सो क्योंकि ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, सो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये तो उर्दू यूनिवर्सिटी है, यहाँ से बीटेक भी होता है क्या? सो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बस डिग्री हासिल कर सकते हैं, बट आपको अगर मार्केट में अपनी वैल्यू प्रूव करनी है तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है बहुत दोस्त। थोड़े से इंटरप्शन के लिए मैं माजरत चाहूँगा। अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका सीवी बहुत स्ट्रांग है। हमने देखा, बाद में हम लोग बात भी कर रहे थे, जितने लोग आए हैं सभी लोगों का अपना अपना मैदान होता है। ये सभी लोग इस बात से वाकिफ़ हैं। कोई ज़बान का माहिर होता है, कोई बयान का माहिर होता है, कोई ख़यालात का, कोई किसी चीज़ का। हर एक किसी का अपना एक फ़न होता है। तो वो दरअसल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन वो एमएनसी में काम करते हैं, स्पीकिंग का मौका कम मिलता है, तो कोई ये ना समझे। अलबत्ता हम ज़रूर ये आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि आपको फ़र्दर करियर गाइडेंस में अगर किसी किस्म की ज़रूरत अगर आपको पड़ती है, तो इन तमाम जो हज़रात हमारे सामने मौजूद हैं, इन तमाम के कॉन्टेक्ट डिटेल हमारे पास हैं। जो बीटेक के तलबा हैं, बाद में उनसे मिलना चाहें या फ़र्दर कॉन्टेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने जैसा कि बताया कि वो बीटेक फर्स्ट बैच के हैं, तो उस वक्त हम लोग भी यहाँ पर थे, दानिश भाई हैं और कई एक साथी हमारे हैं जो उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे। तो जिन मसाइल का सामना उनको था और आज भी है, आप लोगों को है मसाइल। तो ज़िंदगी इसी का नाम है कि मसले हमेशा चलते रहते हैं। तो उसमें से एक मसला आप ये भी देख सकते हैं कि अब आज बरसात का मौसम है, तो क्या सूरतें हमारे सामने हैं। बहरकैफ, तो मैं बस इतना कहूँगा कि आपको अगर आगे फर्दर गाइडेंस चाहिए तो वो हमारे साथ वो मौजूद हैं। बाद में भी आप नंबर लेके कॉल या उससे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया। थैंक यू जरार सर।
listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर. आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब की मशहूर मरसिया निगार छन्नू लाल दिलगीर से. छन्नू लाल दिलगीर उन शुआरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने उर्दू मरसिया निगारी को अपने खास अंदाज से मालामाल किया. उनका ताल्लुक लखनऊ की उस अदबी रिवायत से था जहां मरसिया सिर्फ एक सिन्फ़े सुखन नहीं बल्कि जज्बात, तारीख और अकीदत का आईना माना जाता था. दिलगीर साहब की शायरी की खास बात उनकी जज्बाती गहराई, वाक़या निगारी और असर आफरीनी है. ख़ास तौर पर वाक़या करबला को उन्होंने बड़ी दर्द, खुलूस और अदबी हुस्न के साथ अपनी मरसियों में पेश किया. उनके कलाम में अल्फाज की सादगी के साथ जज्बात की शिद्दत भी नजर आती है. आइए उनकी अदबी रिवायत के रंग को महसूस करते हैं. करबला की खाक में पिन्हा है सब्र व इस्तकामत का पैगाम, जो हर दौर के इंसान को हिम्मत और वफा का दर्स देता है. और एक और फिक्र अंगीज ख्याल, कुर्बानी और सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है मगर यही राह इंसान को बुलंदी बख्शती है. छन्नू लाल दिलगीर ने अपनी मरसियों के जरिए इंसानी कद्र कीमत, वफादारी और जज्बाए कुर्बानी को जिंदा रखा. उनका नाम उर्दू मरसिया निगारी की तारीख में एहतराम के साथ लिया जाता है. इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ. आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर. खुदा हाफिज. You were listening to अर्ज किया है. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. नेक्स्ट जो स्पीकर है हमारे डॉक्टर जाबिर, मैं उनको इनवाइट करती हूँ. आपका ताल्लुक जो है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से था और है और रहेगा. अस्सलाम वालेकुम. असल में मुझे नहीं सुनाई दिया तो मुझे लगा आपको भी नहीं सुनाई दिया होगा, इसीलिए कहते हैं कि जो आप बोलिए पहले वो आप खुद सुनिए. जब आप खुद सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आगे वाली लाइन क्या बोलनी है. अस्सलाम वालेकुम. फारिगीन के इंट्रैक्शन के इस इजलास स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम की जो सिलसिला है उसकी एक कड़ी है. और फारिगीन का जो इंट्रैक्शन है उसमें मुझे आप इससे बात करने के लिए यहाँ पे मदऊ किया गया है, बुलाया गया है. मैडम ने कहा कि मेरा ताल्लुक़ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से था. मैंने कहा है, मैं वो हूँ जो कल यहाँ था, मैं वो हूँ जो आज यहाँ हूँ. तो हम में आप में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है. जैसे आप आए हैं एक नई जगह पर, एक नई यूनिवर्सिटी में, अपना घर, परिवार, मोहल्ला, पड़ोस, दोस्त, गली के उस दोस्त से, अच्छे बुरे दोस्त से, पड़ोसी से, मोहब्बत में, नफ़रत में, जिनको भी छोड़ कर आए हैं, जिस इदारे को छोड़ कर आए हैं, जिस जगह पर आए हैं, थोड़ी सी अजनबियत का एहसास आपको हो रहा होगा और थोड़ी सी खुशी भी हो रही होगी नई जगह के लिए. ये हमारे साथ भी यही मामलात रहे हैं.
फारगीन से आपसे बात करने के लिए बुलाने की क्या वजह हो सकती है? फारगीन मतलब ऐसी कौन सी चीज़ बता देंगे या ऐसी कौन सी चीज़ें जानते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि एक दो बातें उसका फ़ायदा क्या होगा, क्या नहीं होगा? एक दो बातें कि फारगीन का मतलब जैसे अभी बीटेक वाले हमारे जो फर्स्ट बैच के हैं, बताया उन्होंने कि जब वो बीटेक में आए थे 13 से 17 बैच के थे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, बहुत सारी सहूलतें नहीं थी। फारगीन का एक बहुत अहम रोल होता है कि वह आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो जो फेस कर रहे होते, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें तरक्की होती रहती है। वो जो कमियाँ हैं वो धीरे-धीरे दूर होती रहती हैं। शऊरी या गैर शऊरी तौर पे वो आपके आने की राह आसान बना रहे होते हैं। फारगीन का एक बहुत अहम रोल ये भी होता है, जो अभी शायद वो बताने से कासिर रह गया, जज़्बात में आगे नहीं बोल पाए। नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो इस वक़्त ज़हन में नहीं आ रहा है, भूलने वाला मसला नहीं है। मामला ये है कि मैं आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये हैदराबाद एक ऐसा शहर है, ख़ास तौर से मानू, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देख लीजिए, जामिया मिलिया इस्लामिया देख लीजिए, या दूसरे हिंदुस्तान के अगर यूनिवर्सिटियों को आप देखते हैं तो मानू उनमें से एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के तालिब इल्म एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे नज़र आएंगे। अगर आप शऊरी या गैर शऊरी तौर पे अपने आप को, अपनी आंखें खुली रखते हैं, आप अपने आप को मौजूद रखते हैं, अपने आप को फोकस्ड रखते हैं, तो शऊरी या गैर शऊरी तौर पे अगर आप बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, झारखंड से आए हैं, बंगाल से आए हैं, तो आप तेलुगु सीख जाएंगे, आप मलयालम सीख जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ आपका साथी तेलुगु जानता है, आपका दूसरा साथी मलयालम जानता है, आपका तीसरा साथी बंगाली जानता है। आप थोड़ा सा फोकस हुइए। आप ये इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इन सब के लिए स्पेशल कोई कोर्स करें, उसके बगैर भी ये ज़बानें आप सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जिस मकसद के तहत यूनिवर्सिटी में आए हैं, अल्लाह ताला आपके उन मकासद को पूरा करे। और एक बहुत अहम जो हम सबको 1 साल के बच्चे से लेकर 101 साल के आदमी तक के ज़हन में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि इस ऑडिटोरियम के 2 गेट हैं। 2 लोगों ने एंट्री की, एक ने इधर से एंट्री की, एक ने इधर से एंट्री की। एक ने एंट्री की, सीट पकड़ी, बैठ गया, दूसरे ने भी इंटर किया, सीट पकड़ी, बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि ये बताइए कि क्या उधर बिना देखे स्टूडेंट बैठे हैं? या इस वाले से मैंने पूछा, क्या ये बताइए कि इधर कुछ लोग बैठे हैं? एक ने बताया कि नहीं, पता नहीं। दूसरे ने बताया नहीं, उधर भी बैठे हैं, माइक के पीछे भी बैठे हैं, माइक के आगे भी बैठे हैं, उस तरफ भी बैठे हैं। आना आपका मकसद ऑडिटोरियम में दोनों का था, दोनों ने पूरा किया। लेकिन एक ज़्यादा फोकस्ड है जिसने गेट से एंट्री करते ही पूरे ऑडिटोरियम का मुआयना कर लिया और उसने बता दिया कि ये है। तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर इस तरह से फोकस रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी आपको जो है रोक सकती है, कोई भी मसला आपके लिए मसाइल बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अल्लाह से दुआ है कि जिस भी मकसद के तहत आप यहाँ पर आए हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाबिर। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बात कही कि मसले जो है वो मसाइल तब बन जाते हैं जब हम उस पे फोकस देने लगते हैं।
अगर हम अपना फोकस पढ़ाई पे से हटा देंगे, जिस मकसद या जिस मकसद के एम के तहीं हम यहाँ आए हैं, तो जाहिर सी बात है मसाइल जो है वो खुद ब खुद बढ़ने लगेंगे। तो देखिए, हॉस्टल मिलना नहीं मिलना, खाना पसंद आना, हमें अपने घर के जैसा खाना कहीं और नहीं मिल सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको जो है नज़रअंदाज करिए, वरना यही चीज़ें जो है हमारी जो तरक्की की राह जो है उसमें हायल होंगी, रुकावटें हमें डालेंगी। तो हमें जो है आगे बढ़ना है, आप कुछ अच्छा करना है हमें ज़िंदगी में, आप सभी लोग जो है यहाँ पे यही सोच कर आए हैं। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जो स्पीकर है हमारे, मैं उनको बुलाती हूँ, मिस्टर शेख अहमद को। आप जो है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे। तो सर, आई रिक्वेस्ट कि आप अपने बारे में बताइए और आपका सफ़र कैसा रहा मानू में, वो बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई अभी जावेद साहब आपसे मुखातिब थे और सलाम के जवाब के बारे में वो बतला चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि और इस बारे में कुछ मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और रही बात, आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिन से आप यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते आ रहे हैं हर वो चीज़ के बारे में, और अगले 2 दिन तक और आपको सुनना है, और उसके बाद जो है ना अपना कोर्स कंप्लीट होने तक तो आपको यहीं पे रहना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के बारे में और कुछ मैं बताऊँ, क्योंकि आप खुद भी जानेंगे जितना प्रैक्टिकली आप अपनी चीज़ से फेस करेंगे, देखेंगे, आपकी नज़र से जैसे देखेंगे वो चीज़ आपको वैसे नज़र आएगी। वसाइल की जहाँ तक बात करेंगे और मसाइल की बात करेंगे, तो एक कॉमर्स का स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं यही बताऊँगा, जो थ्योरी हम पढ़े हैं और अपने आप पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं उसको, कि सोर्सेज कम होते हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हमें ज़्यादा करना होता है। तो आप लोग जानते हैं और आपको मालूम है कि आपका एक मकसद है यहाँ पे आने का। तो प्यारे अजीज़ स्टूडेंट साथियों, भाई बहनों, हर वो चीज़ से हम आपको जो है ना मुखातिब कर सकते हैं। तो आप अपने उस मकसद को मत भूलिए। पहला आपका और मेन जो मकसद है यहाँ पे आना, सिर्फ तालीम हासिल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब एक दफ़ा आप अपनी ये ज़िंदगी के इस मरहल से आगे बढ़ेंगे, तालीम हासिल कर लेंगे, आपके पास एक डिग्री आ जाएंगी, तो उसके बाद तो आपको हैदराबाद तो क्या, हैदराबाद जैसे कई शहर देखने को मिलेंगे, ऐसे कई स्टेट देखने को मिलेंगे। तो आप ये कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो आपका मकसद है यहाँ पे है, उससे कभी मत हटना। मेरा ये मशवरा, ये गुजारिश है आपसे। रही दूसरी बात, हम सबसे ज़्यादा जो है ना आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। आप लोगों का एज ए यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिंदुस्तान भर में और दुनिया भर में इतनी सारी यूनिवर्सिटी रहते पर आप लोगों ने हमें अपनी खिदमत, आपकी खिदमत करने का हमें मौका दिया और आपने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, चुना है, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात आपका खैर मकदम करने का, तो आप देख रहे होंगे कि दुनिया में कई तरह की तहज़ीब हैं, हर मुल्क की, हर शहर की, हर जगह की अपनी अपनी एक तहज़ीब होती है। हैदराबाद शहर जिस वक्त बना था तो ये मोहब्बतों की बुनियाद इसमें डाली गई थी, तो और किस मोहब्बतों से और एज़ाज़ से आप लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है वो आप जानते हैं। और उसको हम हैदराबादी, और इस शहर में जब यूनिवर्सिटी बनी तो उसको हम जो है ना कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ तक कामयाब पहुँचे, ये आपको जो है ना आपका कोर्स ख़त्म होने से पहले हमारे पास एक फीडबैक आपसे लिया जाएगा, तो ज़रूर उसके अंदर इसका तज़किरा आप लोग कीजिए। यूनिवर्सिटी की बुनियाद जब 1998 में क़ायम की गई थी, तो उस टाइम पे ही जो है ना ये तय किया गया था कि भाई इसका मकसद सिर्फ तालीम देना है और ख़वातीन को बढ़ावा देना है, उर्दू दामाद को फ़रोग़ देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 25 से 28 साल के दौरान ये सफ़र के दौरान जो है ना यूनिवर्सिटी अपने इस मंशूर पर क़ायम है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे वक्त गुजारना है, यूनिवर्सिटी का कोई भी एक ऑफिस अटेंडर से लेके वाइस चांसलर तक, जिसमें काबिल ज़िक्र असातिज़ा हैं, मुझे तो अपनी 18 साल सर्विस में कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई टीचर जो है या कोई प्रोफेसर जो है ना वो प्रोफेसर की तरह ट्रीट करे, बस वो एक भाई की तरह, एक अजीज़ की तरह ही करते हैं। हमारे सामने हमारे HOD सर हैं डॉक्टर KM ज़ियाउद्दीन साहब, उन्होंने कभी भी मुझे जो है ना सिर्फ मेरा नाम लेके नहीं पुकारा, शेख अहमद बोल के कभी वो नहीं बोले। उसके साथ या तो सर ऐड करते या तो कभी भाई ऐड करते, कुछ ना कुछ ऐड करते। और मैं अगर दौरान तालीमी सर्विस जब स्टार्टिंग के सर्विस के दिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं तालीमी दौर का, तो मैंने इसलिए तज़किरा नहीं कर रहा हूं कि मेरे पुराने साथी जो है ना उस बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं आपको। तो बस
ये बताता चलूँ कि जब मनु में मैं ज्वाइन किया और स्टार्टिंग कर रहा था तो डॉक्टर जरार साहब एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आज मेरे सामने मौजूद हैं। जब मैं देखा था उनको तो एज ए स्टूडेंट आए थे। डॉक्टर जाबिर भी जो है ना एज ए स्टूडेंट। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं उन्हीं डिपार्टमेंट में था जहाँ जिस शोबे में ये लोग जो है ना इल्म हासिल करने के लिए आए थे। आज बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। ये उनकी काबिलियत थी, ये उनकी जस्तजू थी जो ये इस मुकाम तक पहुँचे। लेकिन इन दो साहिबीन को मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, ये लोग जो है ना कभी भी अपने असातिज़ा इकराम का और नॉन टीचिंग स्टाफ जो होता है उनको भी जो है ना ये दोनों हजरात भी जो है ना उसी नज़रिए से देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं पे भी जब जाता हूँ या इनसे मुलाकात करता हूँ तो वही खुलूस व अंदाज से और बहुत ही इज्जत से मिलते हैं। तो इतना दिल चाहता है कि इनको बस सर आँखों पे बिठा लूं। और पिछले दिनों में जो है ना मैं अपनी लड़की के एडमिशन के लिए कई तालीमी इदारों का जो है ना सफ़र कर रहा था। मैडम आपका अगर टाइम हो तो बता देना। देखिए क्योंकि हमारा मसला ये है कि बहुत कम मौका मिलता है स्टेज पे जाने का, माइक पे मिलने का, बोलने का। तो जब मिला तो चलो पूरी भड़ास निकाल लेंगे। तो प्लीज़ अगर टाइम होगा तो आप बता दीजिएगा। सो मैं बता रहा था कि मेरी लड़की के एडमिशन के ताल्लुक से कई सारे तालीमी इदारात को जाने का मौका मिला। लेकिन जहाँ पे भी जाता था हैदराबाद के चारों कोनों में और बाहर भी कोई ना कोई मनु का स्टूडेंट मिल जाता था और वो पहचान लेके दौड़ के आते थे। अरे शेख अहमद सर आप यहाँ पे कैसे? अच्छा ये काम से आया था। अच्छा मैं यहीं पे कर रहा हूँ सर, ये कर रहा हूँ। और किसी ऑफिस या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हम जाने का इत्तेफाक जब करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया और कोर्स वो आपने इंतखाब किया है जिसमें आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, कर सकते हैं और दी बेस्ट आप करेंगे, वही कोर्स आपने चूज किया है। तो इसके बाद आपको जो है ना किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होगा। क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ फर्स्ट ब्याज से लेके आपसे पहले के जो ब्याज थे तमाम के तमाम जो है ना किसी ने भी ये डिग्री करके घर में नहीं बैठे हैं। कोई भी सारे करने का मकसद यही है कि घर में बैठना नहीं है। और आपसे पहले वाले जितने भी हैं इंक्लूडिंग हम लोग भी जो है ना बैठे हुए नहीं हैं, फौरी ही इमीडिएटली हम लोग रोजगार से जुड़ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल भी बन चुका है। पहले एक आध कंपनी में हम लोगों को जाना पड़ता था या उन लोगों को बुलाना पड़ता था। अब तो कई कंपनी जो है ना वेटिंग में है कि भाई इस बार हमें मौका दीजिए, इस बार हमें मौका दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में एक प्लेसमेंट सेल भी है। तो आप अपने फ्यूचर को लेके भी बेफिक्र रहिए कि इंशाल्लाह जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होगी उससे पहले ही आप रोजगार से जुड़ जाएंगे या जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी ज़रूर जुड़ जाएंगे। नोट करके रख लेना, अगर इस बात पे गलत हो तो हमें हाजिर हैं, पकड़ लेना। और मैं अपना तारुफ तो इस वास्ते भी नहीं कराया क्योंकि अब तो आप लोगों से मुलाकात होते रहेंगी किसी ना किसी मुकड़ पे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे हम। तो वो बेहतर रहता कि किसी वजह से अपना एक दूसरे का तारुफ हो जाए। तो इसलिए मैं तारुफ नहीं कराया। और जैसा कि मैं ये बात बता रहा था कि आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों का किस तरह से खैर मकदम किया जा रहा है। तो एक लम्हा ऐसा भी आता है हमारे पास कि जिस तरह से जिस खुशामदगी के साथ हम लोग आपको खुशामदीद कर रहे हैं ना, तो हम लोगों के लिए एक गम भरे लम्हात भी आते हैं। वो कब आते हैं? जब आप लोग जो है ना अपना कोर्स कंप्लीट करके जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि अरे ये लड़का ये लड़की जो है ना इतने दिन हमारे साथ डेली मिलते थे, रोज आते थे, हाय हेलो सलाम, आज जा रहे हैं, पता नहीं फिर ज़िंदगी में कब काम मिलेंगे या मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो वो जो लम्हात होते हैं वो इस तरह से होते हैं क्योंकि मेरे को 2 लड़कियां हैं। तो बीइंग ए फादर जब अपनी एक बेटी को जो है ना छोटे से बड़े करना, पालना पोसना, बड़े करना, उसके बाद उसका विवाह करके यानी कि शादी करके जब भिजाते खुद जो लम्हात जो दिल पे बीतती है ना वो उस वक्त बीतती है जब आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट करके जाते हैं। तो ये बहुत ही मेरे लिए तो बहुत अफसोस लम्हात रहते वो। तो बात असर कर गई, बात समझ गए आप या मेरी तकलीफ को समझ गए। तो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि एक लम्हा ऐसा भी आता है जिस तरह से आज हम आपको खुशामदीद कर रहे हैं तो आपको अलविदा कहते वक्त जो है ना हम गमज़दा होते हैं। लेकिन खुशी फिर इस बात की होती है कि कुछ दिनों के बाद पता मिलता है कि हम लोग जो है ना फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई कहीं आपका प्लेसमेंट हो गया। तो जब पता चलता है कि हाँ ये पोजीशन पे हूँ, ये ऐसा है, तो तब जो है ना हमें लगता है कि हाँ हमारी मेहनत आज कामयाब हो गई। तो हम आपसे यही उम्मीदें वाबिस्ता रखते हैं। और आखिर में फिर वही अल्फाज दोहराऊंगा कि आपका यहाँ पे आने का जो मकसद है उसे कभी मत भूलना। आपका एक ही मकसद है यहाँ पे आने का, तालीम हासिल करना। जितना एक एक लम्हा रहो, एक एक सेकंड रहो, हर वो चीज़ आप सीखने में और तालीम हासिल करने में अपनी पूरी तवज्जो दीजिए। बाकी सब करने के लिए सारी ज़िंदगी है। थैंक यू सो वेरी मच एंड स्पेशली थैंक यू डॉक्टर जरार।
थैंक यू मिस्टर शेख अहमद। अ, हम समझ सकते हैं आपके जो जज़्बात हैं, आपने जो अपने ज़िंदगी के तजुर्बात, जो माज़ी की यादें हमसे शेयर की हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे तुलबा जो है उस पे मतलब उसको याद रखेंगे और शायद वैसा ही ना हो लेकिन मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगा कि हमें ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ना है, हालात कैसे भी हो, वक़्त जो भी हो, मसले मसाइल जो भी हो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 एफएम, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। सब कुछ बिल्कुल खामोश था, ना हवा की कोई आवाज, ना किसी गाड़ी का शोर। और फिर अचानक जमीन हल्की सी कांपी। ऐसे लम्हों में इंसान सिर्फ जलजले को महसूस कर सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसी मशीन भी है जो धरती की सबसे हल्की हरकत को रिकॉर्ड कर सके? आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 एफएम और मैं हूं आरजे ओबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में। आज हम जानेंगे एक ऐसी इन्वेंशन की कहानी जिसने धरती की खामोश हरकतों को पढ़ना मुमकिन बनाया, साइज्मोग्राफ। दोस्तों, साइज्मोग्राफ एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक्स यानी जलजलों के दौरान धरती में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस या सीज्मिक वेव्स को डिटेक्ट और रिकॉर्ड करता है। इसके जरिए साइंटिस्ट्स जलजले की ताकत, उसका वक्त और उसके मरकज के बारे में अहम जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 2000 साल पहले होती है। साल था 132 एडी। चीन के मशहूर साइंटिस्ट और इन्वेंटर ज़ैंग हेंग ने दुनिया का पहला अर्थक्वेक डिटेक्टर बनाया, जिसे साइज्मोस्कोप कहा जाता है। ये मशीन जलजला महसूस कर लेती थी और ये भी बता देती थी कि झटका किस दिशा से आया है। हालांकि ये वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड नहीं करती थी, लेकिन अपने दौर के लिए ये एक हैरत अंगेज इन्वेंशन थी। वक्त के साथ साइंस ने और तरक्की की। 19th सेंचुरी के आखिर में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जॉन मिल ने, जो उस वक्त जापान में काम कर रहे थे, उन्होंने 1880 में पहला प्रैक्टिकल मॉडर्न साइज्मोग्राफ तैयार किया। ये मशीन न सिर्फ जलजले को महसूस करती थी, बल्कि उसकी हर वाइब्रेशन को कागज पर रिकॉर्ड भी करती थी। इसी वजह से जॉन मिलने को अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न साइज्मोलॉजी कहा जाता है। आज के डिजिटल साइज्मोग्राफ्स पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ये दुनिया भर के मॉनिटरिंग स्टेशन से जुड़े होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में अर्थक्वेक की जानकारी साइंटिस्ट्स तक पहुंच जाती है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, साइज्मोग्राफ अर्थक्वेक्स को रोक नहीं सकता और ना ही उनकी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर सकता है, लेकिन ये उन्हें रिकॉर्ड करके साइंटिस्ट्स को धरती के अंदर चलने वाली प्रोसेसेस को समझने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, साइज्मोग्राफ सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि धरती की खामोश जुबान को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। जहां हमारी आंखें और कान नहीं पहुंच पाते, वहां साइंस का ये इंस्ट्रूमेंट हमें सच्चाई से रूबरू कराता है। मैं हूं आरजे ओबैद और आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर खोलेंगे तारीख का एक और दिलचस्प सफा। तब तक इल्म से दोस्ती बनाए रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. इसके साथ ही मैं नेक्स्ट जो स्पीकर है हमारे मिस्टर अयूब खान, मैं उनको दावत देती हूँ। आपका ताल्लुक जो है एमसीजे डिपार्टमेंट से था और आपने अपना ग्रेजुएशन जो है पीजी जो है वो 2011 में किया, तो तकरीबन
15-16 साल हो गया है सर को। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयूब खान है। मैं 2011 से यहाँ पे एमसीजे कंप्लीट किया हूँ एमए, और बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि मुझे आज आप सबसे मिलने का मौका मिला, और मेरे साथी जर्रार जो मानू अलमुनाई एसोसिएशन के सदर भी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि 2012-13 में मेरा कंप्लीट होने के बाद आज तक भी 99% लोग मुझे अलमुनाई के नाम से जानते हैं। मेरा नाम तकरीबन लोग नहीं जानते, तो इसीलिए मैं बहुत फ़ख्र से यूनिवर्सिटी में आता हूँ। मैं लोकल हैदराबाद का ही हूँ, और मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, तालीम हासिल करने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे आए, और आप तमाम हिंदुस्तान के अलग-अलग शहर से, अलग-अलग गांव से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मानू यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ, और आपको अच्छी से अच्छी तालीम यहाँ पे हासिल करने का मौका मिलेगा। यहाँ के जो प्रोफेसर्स है, आपको बहुत ही फ्रेंडली प्रोफेसर्स है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे आज भी इतने साल के बावजूद भी प्रोफेसरों से फ्रेंडली ताल्लुकात है। मैं जब भी अपनी पर्सनल लाइफ में अपसेट हो जाता हूँ, तो मैं खुद यूनिवर्सिटी में आता हूँ, थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटे सबसे मिलके सब भूल के जाता हूँ। और यहाँ पे पढ़ने का सबसे अच्छा माहौल है। आप दिल लगा के पढ़िए, इंशाल्लाह तरक्की आपके कदमों में रहेगी। लेकिन आपको अपनी मेहनत करना है। आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हर कोई अपने आप को एक बड़ा आदमी बनाने की कोशिश करता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी सोचिए, हर बड़े आदमी के पीछे एक आदमी का हाथ रहता, वो भी बन सकते आप। उसको बोलती दुनिया किंग मेकर। मैं चाहूँगा कि आप किंग मेकर भी बन सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप राजा ही बनना। राजा बनाने में जो मज़ा है वो किंग मेकर का आप एक बार करके देखिए, फिर उसके बाद मेरे को याद करेंगे। और मैं तमाम डॉक्टर जर्रार की टीम को और तमाम लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर, अयूब खान सर। आपने जो कहा है कि राजा बनने से ज़्यादा मज़ा जो राजा बनाने में है, वो किसी में नहीं है। तो मैं ऐसे ही एक किंग मेकर जो है हमारे, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, और उनके बारे में मतलब क्या कहूँ, वो डिपार्टमेंट में देखो तो वहाँ भी नज़र आते हैं, डीएसडब्ल्यू की टीम में देखो तो वो वहाँ भी नज़र आते हैं, हॉस्टल में देखो तो वहाँ भी नज़र आते हैं, तुलबा के साथ एक्टिविटीज़ में देखें तो वहाँ भी नज़र आते हैं, एलुमनाई एसोसिएशन में देखा है तो वो वहाँ भी नज़र आ रहे हैं, और वो मुझे जो है तकरीबन 12-13 सालों से नज़र आ रहे हैं। तो हम सब के हर दिल अजीज़ डॉक्टर जर्रार जो मानू एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई इनवाइट डॉक्टर जर्रार कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, अपना जो सफ़र रहा है यहाँ का उसको बताएं, बट विद इन अ टाइम सर। इसको आप अनाउंस कर दीजिएगा। 3:40-45 तक वो हो जाएगा रिप्लेसमेंट का। ठीक है, उस वाले गेट पे जी टाइम कर देंगे। बहुत शुक्रिया नूरे नज़र बनाने के लिए, और दुआ की भी दरख्वास्त है कि आप सब लोगों का भी नूरे नज़र रहूं और इसी तरह से इसमें दवाम बाकी रहे। इसी के साथ सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि यहाँ जितने लोग भी आए हैं बहुत शॉर्ट टाइम में आए हैं, तो इस हौसला अफजाई के लिए मैं आप तमाम का मशकूर हूँ। ख़ास करके हमारे अयूब साहब, जनाब हुरैरा साहब जो बाहर से आए हैं, जनाब शेख अहमद साहब और डॉक्टर मोहम्मद जाबिर साहब, दानिश खान साहब और डॉक्टर रुबीना मैडम, और इस प्रोग्राम की कार्रवाई चला रही सेंट्रल कमेटी कोर कमेटी की मेंबर डॉक्टर मोमिन सुमैया, उसके कन्वेनर डॉक्टर जहांगीर आलम साहब, और मेंबर में डीएसडब्ल्यू टीम में भी डिप्टी डीएसडब्ल्यू डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, डॉक्टर समद टीवी साहब जो अलमनाई एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। मैं तमाम का मशकूर हूँ। देखिए, एक बात ये है कि मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि
आपका क्या कंट्रीब्यूशन है ना? यहाँ आए हैं तो मसला तो शुरू हुआ है ना, तो ख़त्म करने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? धोखा, फ़रेब, झूठ, दगा, फितना परवरी, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस तनाजुर में भी इसको सोचिए। धोखा, फ़रेब, झूठ, दगा, फितना परवरी, पहले कभी गुनाह थे अब तो हुनर में है। पहले कभी गुनाह थे अब तो हुनर में है। आप बताइए यही हुनर आपने सीखा है? हाँ, बेख्याली में कुछ लोगों के चेहरे ऐसे दिख रहे हैं, मुनासिब नहीं। आप यहाँ रहिए, सुनिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप यहाँ इस इदारे में आए हैं तो कहा गया है कि लेने वाला हाथ बेहतर है ना? यही कहा गया है, नहीं ना? देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। तो आप देने वाले हैं या नहीं? कुछ भी आप दे सकते हैं। आप हमें ये भी दे सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में टॉप करिए, मेडल हासिल करिए, है ना? आप हमें ये भी दे सकते हैं कोई इम्तिहान पास करिए, जेआरएफ क्वालिफाई करिए। आप हमें ये भी दे सकते हैं जाने के बाद कि आप, जैसे आज हम कहते हैं कि बिहार का कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ पे हमारा स्टूडेंट ना हो। और आप ये तो ज़रूर दीजिए कि जब आप अलमनाई बने तो हमको फ़ंड ज़रूर दीजिए, ताकि यूनिवर्सिटी की बका और तरक्की के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करें। लेकिन देखिए, मैंने सबसे फ़ंड का नाम मैंने सबसे बाद में लिया, क्योंकि आज जो वक्त का तकाजा है, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो सबसे बड़ी चीज़ आपकी तरक्की, आपका सब्र, आपकी दयानतदारी और आपकी विजिलेंट रहना, कि आप चीज़ों के बारे में अवेयर रहें। पढ़ने का क्या मकसद है? हम क्यों यहाँ पे आपके साथ जुड़े हुए हैं? सिर्फ यही बताने के लिए कि अगर हमारा इदारा या हमारा इंस्टीट्यूट तरक्की कर रहा है तो उसमें एक अलमनाई का भी बहुत अहम किरदार होता है। वो रास्ते बताते हैं कि हम आज जब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री में हमारे सेंटर या कॉलेज का नाम नहीं लिखा है, वो ऐड हो जाए तो हमारे लिए, आने वाले बच्चों के लिए आसान होगा। अगर वो नहीं बताते तो हमें नहीं पता चलता। तो आप भी रिश्ते मुनक़ता मत करिए। आज हमको देख रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, अलमनाई का मेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ भी आपको लगे कि बेहतरी की ज़रूरत है, जब भी आप चाहें हमसे ज़रूर जुड़िए। और जो बात मैंने, जो शेर के अंदाज में मैंने बात कही, जिस हुनर की बात कही, उससे तौबा करिए। जो नई चीज़ें हैं, कोई स्किल कोई ना कोई ज़रूर सीखिए। ऐसी इतना ठंड कर रही है कि मुझे ठंड लग रही है। मैं पहले ही कहा कम कर दीजिए, और इसी वजह से बहुत सर्द माहौल भी मुझे लग रहा है। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि आपकी कोशिश यूँ होनी चाहिए कि आप इदारे में आए हैं, अदीब हैं तो कोई अदब लिखिए, कोई इंशाइया लिखिए। पूछिए, जाविर भाई गवाह हैं, हम लोग एमए उर्दू में थे, उस वक्त हम लोग, वो एमफिल कर रहे थे, मैं एमए कर रहा था। तो जो वहाँ पर आज़ाद डिस्कोर्स फोरम का क़याम अमल में आया था, प्रोफेसर अबुल कलाम साहब की सरपरस्ती में वो हेड थे। उस वक्त मुख्तलिफ तलबा अपनी तख्लीक पेश किया करते थे। कोई इंशाइया पढ़ रहा है, कोई नज़्म लिख रहा है, कोई अफसाना लिख रहा है, और सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, मुल्क के मुख्तलिफ जराइद और रसाइल में वो शाये भी हो रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया से एक एकेडमिशियन का काम नहीं चलेगा, एक तालिब इल्म का काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बातें ऑन द रिकॉर्ड हमेशा नहीं रहेंगी, वो बातें तारीख का हिस्सा नहीं बनेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप तारीख का हिस्सा बने, आप चाहते हैं कि अकेडमिया या इल्म का जो माहौल है वो आपको तस्लीम करे आपकी सलाहियत को, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप कभी अखबारात में, कभी रसाइल व जराइद में, कभी किसी मैगज़ीन में आप छपते रहें, पब्लिश होते रहें। अगर आप यहाँ नाकाम रहें तो यकीनन आप एक अच्छे तालिब इल्म नहीं हो सकते। बहुत सारे खसाइल व औसाफ हैं एक अच्छे तालिब इल्म के, और यही वजूहात रही हैं कि हम असातिज़ा के साथ बैठकर कैंटीन पे चाय भी पिया करते थे। एक मेरा पूरा इंशाइया, जो कि इंचाइये के नाम से है, चाय पे ही पूरा लिखा गया है, जिसका उन्वान इंचाइया रख दिया गया, सिर्फ इसीलिए कि वो असातिज़ा के साथ हमने चाय पिया, दोस्तों की उसमें क्या शरारतें शामिल थीं, तो हॉस्टल लाइफ को हमने एक अदब का हिस्सा बना दिया। आप भी जो आज मसाइल हैं उसको अदब का हिस्सा बनाइए। आप शायर हैं तो मंजूम कलाम कहिए, आप नस्र निगार हैं तो नस्र में लिखिए, आप खाका निगार हैं तो आप खाका लिखिए। हमने अपने साथी का एक खाका भी लिखा, हमारे मौलाना, देखिए जाविर भाई हंस रहे हैं, उनके जहन में उनका नाम याद आ गया, वो कौन है? आते रहते हैं, ताल्लुकात हैं हमारे, वो अभी सब तमाम चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं। और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ,
यहाँ डॉक्टर रुबीना बैठी हैं, दर्जनों इनके मज़ामीन शाये हो चुके हैं। डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर रुबीना, डॉक्टर जाबिर या और भी जितने हैं, ज़िया सर की क्या बात करना, वो तो खुद बहुत सीनियर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। हम जैसे लोग जो हैं बहुत सारे ऐसे मज़ामीन शाये हो चुके हैं, दर्जनों किताबें हैं, एडिटिंग्स हैं। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप इसी तरफ माइल हो जाइए और इस तरह से भी आप सोसाइटी को, अपने इदारे को, अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना? तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप खुद सोचिए कि आप यहाँ पे आए क्यों थे। हमारे दीन में तो ये बात कही गई है कि सदका देना क्या है? नेकी का काम है ना। आपके पास कुछ नहीं है, कहीं आप जा रहे हैं, रास्ता दे दीजिए, ये भी सदका है ना। लेकिन हम अना में, है ना, लेकिन उसी अना पे भी शायर ने क्या कहा था कि अनाओ नफरतों खुद गर्जियों के ठहरे पानी में, अनाओ नफरतों खुद गर्जियों के ठहरे पानी में मोहब्बत घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। आपको वही दरवेश बनना है। आप मोहब्बत घोल रहे हैं कि नहीं घोल रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ पे फितना परवरी आम है, धोखा हुनर है, फरेब हुनर में शुमार किया जा रहा है। तो इन बातों से सरफे नज़र करते हुए, तौबा करते हुए, जो एक तालिब इल्म के अच्छे औसाफ हैं, जो हमारे दीन का भी हिस्सा हैं, जब तक हम इन पर अमल नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप का हलाल दिया हुआ पैसा भी वो हमारे लिए हलाल नहीं होगा। इस बात पर आप ज़रूर अपनी तवज्जो अपने पास ज़रूर रखिएगा, तवज्जो दीजिएगा। और सबसे अहम बात ये कि पास होने के बाद एक अलमनाई का क्या किरदार है अपने इदारे के लिए, इस पर आपको ज़रूर सोचना है कि आप किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस मौके पर मैं आप तमाम का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आप आए, आपने हमको सुना। कुछ कमी कोताहियाँ रह गईं तो माफ़ी के साथ साथ आप ये ज़रूर कोशिश कीजिए और सोचिए कि मैं उन कोताहियों को और कमियों को कैसे दूर करूँ, या अगर आज हमारे सामने वाले में कोई कमी और कोताही दिखी है तो मैं वहाँ से वो उसको मैं अपनी खूबी कैसे बनाऊँ। और यकीन जानिए कि मैंने जैसे पहले ये बात कही थी कि किसी की ज़बान बोलती है, किसी का दिमाग बोलता है और किसी का काम बोलता है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, हो सकता है कोई अच्छा स्पीकर ना रहा हो सकता है कि किसी में कोई कमी रही हो। तो आप देख लीजिए कि आपके अंदर आज क्या कमी है, आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और कैसे यूनिवर्सिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अहम है। बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच जरार सर। आपने जो आपकी पूरी बात का एक निचोड़ मैं बस एक जुमले में कहूँगी कि तालीम के साथ-साथ जो है हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोग यहाँ आए हैं, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आपको डिग्री तो मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ से जब आप जाओगे तो क्या साथ लेके जाओगे? अपने साथियों को आप क्या सिखाओगे? एज़ एलुमनाई जब आप बनोगे तो आपका क्या रोल रहेगा, क्या किरदार है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर सकते हो, इस बात पे भी सर ने जो है रोशनी डाली है। तो चूँकि हमारा ताल्लुक जो है तालीम व तरबियत से है, तो हम तालीम, हुनर के साथ-साथ तरबियत पे भी फ़ोकस करते हैं। तो इसी के साथ जो है ये सेशन ख़त्म पे है, इख्तिताम पे है। मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर समद को मदऊ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बखूबी जानता हूँ कि हमारा सेशन का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा सेशन यहीं पे शुरू होने वाला है लाइब्रेरी के। तो अभी तक आप जितने भी लोगों के यहाँ पे सुन रहे थे, चाहे टीचिंग फैकल्टी का हो या बाहर के जो भी दूसरे मैदान के हो, सबके बातों के खुलासा सिर्फ एक यही चीज़ है, आपके सामने रास्ता है, आपके सामने आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। आप जैसा उसको यूटिलाइज़ करने में आप कामयाब होते हैं, आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मानो कि जितने भी अलुमनी एसोसिएशन के मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक दिन आप लोगों के जैसे यहाँ पे बैठ रहे थे, तालिबे इल्म के जैसे, फिर आज उनके कोशिशों के फल आपके सामने वो लोग अभी दिखा रहे हैं। तो मानो कैंपस में आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आपके सामने कई रास्ते हैं, बट इट इज़ अप टू यू विच रोड यू हैव टू टेक। कौन से रास्ते में चलना है, कौन से रास्ते में चले तो आपको आपके
असली मकसद में पहुंच सकते हैं। दिस इज अप टू यू टू डिसाइड द रोड। सो मैं मज़ीद नहीं बताना चाहता हूँ। मेरा रोल यहाँ पे शुक्रिया अदा करना के है। तो उससे पहले सिर्फ एक चीज़ मैं आपको फिर से बोलना यह चाहता हूँ। आप अभी जरार साहब ने अपने एड्रेस में जिक्र किया, बिहार के कोई भी स्कूल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ मानू का एक प्रोडक्ट नहीं है। और कश्मीर से लेके केरला तक हमारे आलम ने अभी स्प्रेड फैला हो चुका है। अभी मुझे याद आ रहा था, हमारे 2 साल पहले यहाँ के एक पास आउट स्टूडेंट अभी यूएस में 3 करोड़ का फेलोशिप के साथ वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं। तो देखिए मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आप अगर कोशिश करें तो बिल्कुल आप भी ऐसे फेलोशिप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। और आइंदा में यहाँ पे जो भी शहनशीन पे जलवा अफरोज जितने भी मेहमान हैं, इन्हीं के जैसे इंशाअल्लाह आइंदा में आप भी यहाँ पे मदऊ हो जाएंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं यहाँ पे हमारे साथ जितने भी मेहमान हमारे फारिगीन जुड़े हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे अहमद भाई, अबू हुरैरा भाई, जाबिर भाई, रुबीना मैम, अयूब भाई, और सबसे पहले जो मुखातिब से आपसे डॉक्टर दानिश खान, और इस प्रोग्राम का जो एंकरिंग कर रहा था डॉक्टर मोमिन सुमैया, तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे प्यारे तलबा और तालिबात, आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ है कि ये खुसूसी इज्तिमा इल्म, मोहब्बत, आपस में ताआवुन और यादगार मुलाकातों के एक ज़रिया बन जाए। इसी के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। आप सभी का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाउ विल हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक। बाहर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब की मशहूर मरसिया निगार छन्नू लाल दिलगीर से। छन्नू लाल दिलगीर उन शुआरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने उर्दू मरसिया निगारी को अपने खास अंदाज से मालामाल किया। उनका ताल्लुक लखनऊ की उस अदबी रिवायत से था जहां मरसिया सिर्फ एक सिन्फ़े सुखुन नहीं बल्कि जज्बात, तारीख और अकीदत का आईना माना जाता था। दिलगीर साहब की शायरी की खास बात उनकी जज्बाती गहराई, वाक़या-निगारी और असर आफरीनी है। ख़ास तौर पर वाक़या करबला को उन्होंने बड़ी दर्द, खुलूस और अदबी हुस्न के साथ अपनी मरसियों में पेश किया। उनके कलाम में अल्फाज की सादगी के साथ जज्बात की शिद्दत भी नजर आती है। आइए उनकी अदबी रिवायत के रंग को महसूस करते हैं। करबला की खाक में पिन्हा है सब्र व इस्तकामत का पैगाम, जो हर दौर के इंसान को हिम्मत और वफा का दर्स देता है। और एक और फिक्र अंगीज ख्याल, कुर्बानी और सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, मगर यही राह इंसान को बुलंदी बख्शती है। छन्नू लाल दिलगीर ने अपनी मरसियों के जरिए इंसानी कद्र कीमत, वफादारी और जज्बाए कुर्बानी को जिंदा रखा। उनका नाम उर्दू मरसिया निगारी की तारीख में एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है
सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. अभी इस वक्त जहाँ पे हम बैठे हैं वो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है। सेंट्रल लाइब्रेरी का ऑडिटोरियम है और यहाँ पे हमारे साथ जो है लाइब्रेरी के स्टाफ है डॉक्टर आदिल खान और वसीम सर। तो मैं डॉक्टर आदिल खान सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लाइब्रेरी के बारे में जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे और कैसे आप फंक्शन करते हैं या कैसे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो लाइब्रेरी से किताबों से इस्तेफादा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि शायद 2 दिन हो चुके हैं और आप लोग काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में जान चुके हैं और जाहिर है कि जब यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लिया है तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है और बहुत सारी बेसिक बातें बार बार रिपीट हो रही होंगी, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूँ कि आप उससे बोर हो जाएं। मैं आपको कुछ बातें लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से और ज़िंदगी में लाइब्रेरी की अहमियत, लाइब्रेरी न सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसमें रखी हुई चंद किताबें हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी जीने के सलीके का एक ऐसा पहलू है जो हमेशा आपको कुछ न कुछ नई उमंग, नई उड़ान, नए हौसले देता रहेगा। इसलिए इंसान की ज़िंदगी में ऐश-ओ-इशरत, बड़ी बड़ी इमारतें जिस पे बहुत ज़्यादा रंग रोगन और तमाम ऐश-ओ-आशाइश की चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसा इंसान को लगता है। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान की अपनी ज़िंदगी में उसको स्टिलनेस की ज़रूरत होती है। स्टिलनेस कब आती है? जब इंसान अपनी ज़िंदगी में ये समझ चुका होता है कि असल ज़िंदगी का मकसद क्या है। ज़िंदगी का मकसद बहुत आसानी से नहीं आता। कई सारे तजुर्बे, एक्सपीरियंसेस, हालात, अपनों के हालात, जहाँ से आप जुड़े हैं उस मुल्क के हालात और इंटरनेशनल लेवल के जो हालात हैं, उन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट आपके जहन पे पड़ता है और धीरे धीरे आप अपने स्कूल, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बाद अपनी जॉब्स में, अपनी फैमिली मैटर्स में, और एक टाइम आता है कि जब आपको लगता है ये सारी चीज़ें हो चुकी, अब मुझे एक स्टिलनेस चाहिए। स्टिलनेस मीन्स मुझे एक ऐसी मेंटल पीस चाहिए कि अब मैं कुछ अपने बारे में सोचूं, कुछ अपनों के बारे में सोचूं और मैं कुछ ऐसे काम करूं कि जो फलाह महबूद यानी पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा हो, नेशन के लिए अच्छा हो और ख़ुद हमारे लिए भी अच्छा हो। कोई भी क्रिएशन, इनोवेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचते नहीं हैं। इंफॉर्मेशन एक ऐसा पहलू है कि जब चीज़ों को आप पढ़ना, समझना, देखना शुरू करते हैं तब आपके जहन में फ़िक्र पैदा होती है। मसलन जब कोविड की प्रॉब्लम आई तब टीके की ज़रूरत पड़ी कि अगर टीका नहीं होता तो जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा हो जाता। यानी अगर बचपन में देखें, हमारे बचपन में, आपके वालिद साहब के बचपन में, उनके वालिद साहब के बचपन में जो एग्रीकल्चर आज आप देख रहे हैं वैसी एग्रीकल्चर नहीं थी। उस वक्त क्या था, जो लोग बच्चे देहात के हैं वो जानते होंगे, हम लोगों के यहाँ जो खेत होता है तो हम लोग कहते हैं 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, इस तरीके से बोलते हैं ना। 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ ऐसे बोलते हैं। तो ये जो एकड़ ऑफ लैंड है, आज जो इसके अंदर पैदावार है वो पहले नहीं थी। आज अगर हम 1 बीघे खेत में 17 कुंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं या 4 ट्राली आलू कर रहे हैं या गन्ना कर रहे हैं, वो पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और टेक्नोलॉजी एडवांस इसलिए नहीं थी
क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी जिनसे हम चीज़ों को सीखते उसको स्टोर करने की, उसको एक्सचेंज करने के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। मसलन अगर कोई रिसर्च अमेरिका में, कनाडा में हुई और उस रिसर्च का जो आउटपुट है आपको बाई पोस्ट इंडिया आया, फर्ज करिए कि वो 1 महीने बाद आया, तो 1 महीने में जो प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी लगाया हुआ था इंडिया में, वो तो रिसर्च पहले हो गई, आपकी 1 महीने बाद हुई तो रिजल्ट क्या हुआ, आउटडेटेड हो गया। तो आपके जो एफर्ट्स थे वो क्या हुए, वो उतने अच्छे नहीं रहे। यानी जब धीरे धीरे सिविलाइजेशन बढ़ा तो लोगों को जरूरत पड़ी कि लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए, स्टोर किया जाए और धीरे धीरे उसको क्या किया, एक्सचेंज किया जाए। तो इब्तदा में ये इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। एआई वगैरह आप सुनते होंगे, इस पे भी मैं आपसे बात करूंगा। आपने ऑनलाइन चीज़ों के बारे में सुना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुना होगा, सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे। तो आप इब्तदा में देखेंगे तो बहुत, जब छापे खाने की इजाद भी नहीं हुई थी तो क्या होता था, बहुत कम चीज़ें थी, पेड़ की छालों पे, पत्थरों पे, या कहीं कहीं कुछ पर्टिकुलर मटेरियल पे, चमड़े पे कुछ कुछ लिख लिया जाता था। इंग्लैंड वगैरह की सोसाइटी में जो बहुत अमीर लोग होते थे, किताबों की एक्सेस उन तक ही थी, यानी चर्च में जो बड़े बड़े लोग होते थे। लेकिन जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हुआ, जब लोगों को बड़ी बड़ी महामारियां आई, जैसे बीमारियां फैली, उसको ओवरकम होने के लिए भी लोगों को चीज़ों की, आर यू ऑल कंफर्टेबल विद उर्दू और यू नीड इंग्लिश? इंग्लिश? If you are comfortable, we'll speak in both the languages, okay? No issue. I can speak Hindi, Urdu and English as well. तो जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया तो अब ये हुआ कि भाई जब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं तो पूरे माशरे को इसकी फैसिलिटी दी जाए। यानी पहले आपने सुना होगा कि कहते थे फला नुस्खा है डॉक्टर साहब के पास, तो वो किसी को देते नहीं है। या फिर क्या है, एक ही किताब में वो किताब फला साहब के पास है, तो वो कैसे हम पाए। लेकिन जब क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तब चीजें मल्टीप्लाई होने लगी, कॉपी इंफॉर्मेशन की, यानी एक किताब से दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर धीरे धीरे जो लाइब्रेरीज थी वो क्या होने लगी, बड़े स्टोर हाउस के रूप में डेवलप होने लगी। इनिशियली क्या हुआ कि ये सारी चीजें यानी बुक की शक्ल में या उससे पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो सारी जो है एक पर्टिकुलर जगहों पे शहर में जो बड़ी बड़ी खानका कह लीजिए या मदारिस कह लीजिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने इसको जमा करना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना फास्ट हो गया कि ये चीज़ें भी सफिशिएंट नहीं रहीं। मेन होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप जनरेट कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं उसका बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कैसे करेंगे, चीज़ों को आप इनलिस्ट कैसे करेंगे, कहीं डुप्लीकेशन ना हो जाए। फर्ज कीजिए आप लिख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, कुछ भी इस तरीके के सब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन पता चला वो सेम कोई पहले ही लिख चुका है, तो क्या होगा, वो डुप्लीकेशन हो जाएगा, आपका एफर्ट्स जो है वो सही नहीं है। हत्ता कि अगर वो बिल्कुल आइडियाज मुख्तलिफ या अलग अलग नहीं है। तो इस बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल को करने के लिए क्या हुआ, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी सोसाइटीज बनी जिन्होंने कहा कि हम लिटरेचर को क्या करते हैं, इनलिस्ट करते हैं, प्रॉपर लिस्टिंग करते हैं, और हम इसको क्या करते हैं, बिब्लियोग्राफीज को एक से दूसरी जगह देते हैं कि लोग देखिए इतना लिटरेचर इस पे पब्लिश हो चुका है। तो स्टार्टिंग में जब रिसर्च होती थी तो क्या रहता था, अलीगढ़ वगैरह में जो हम लोग पढ़े, हमने देखा कि उस जमाने में एब्स्ट्रैक्ट बनाते थे हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मास्टर्स में कोई टॉपिक सिलेक्ट हो गया तो उसके ऊपर क्या है कि 10 आर्टिकल, 20 आर्टिकल, 20 आर्टिकल्स को हम छांटते थे प्रिंटेड कॉपी में, और उसके बाद फिर जो है हम क्या करते थे, उसको उसकी फिर प्रिंटेड कॉपी में एब्स्ट्रैक्ट्स बनाते थे, एब्स्ट्रैक्ट बना के स्टडी करते थे। लेकिन अभी नहीं है, अभी क्या है, आपने पढ़ लिया टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं। एआई में बहुत तरीके के टूल्स हैं। एआई में आपको जो है रिसर्च के लिए अलग टूल है, एआई में आपको लेटर राइटिंग के लिए अलग टूल है, यानी फॉर डिफरेंट पर्पसेस देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एआई टूल्स। दीज बेसिकली एआई टूल्स क्या है, कोई एआई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि समझना बहुत आसान है या समझना बहुत डिफिकल्ट है। बेसिकली ये कंप्यूटेशनल एंड फास्ट स्पीड वर्किंग एक प्रोसेस है। तो क्या होता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है एक बार में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या होता है, हमेशा हमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। उसी के एडवांसमेंट में क्या है, आज एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम एआई कहते हैं। लेकिन एआई कभी सफिशिएंट नहीं है, हमेशा ह्यूमन इंटरवेंशन इज इम्पॉर्टेंट विद एआई। अनलेस if there is no human intervention, we are not supposed to have the exact results.
जैसे फॉर एग्जांपल सुबह मैंने एआई से कुछ बात की, बात करने के बाद जब टॉपिक पूरा हो गया तो उसने कहा ओके गुड डे, नहीं सॉरी उसने कहा गुड नाइट। तो मैंने कहा यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू डोंट नो आई एम सिटिंग इन इंडिया, दिस इज अ डे, हाउ कैन यू से इट्स गुड नाइट। तो इट रियलाइजेस ओ सॉरी मिस्टर खान, आई एम रियली सॉरी, दिस इज आई हैव टू से गुड डे। सो इसमें क्या है, डेटा आपके पास आ रहा है बहुत ज्यादा लेवल पे, आपको क्या करना है, उसको सही करना है। अब लाइब्रेरीज और ये डेटा और एआई कहाँ है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइब्रेरीज में जो लिटरेचर पहले आ रहा था किताबों की शक्ल में या रिसालों की शक्ल में, जिसे पीरियडिकल मैगजीन्स कहते हैं, आपकी घरों में पहले मैगजीन्स देखी होंगी, जो लोग मतलब जिनके घरों में मैगजीन्स आती होंगी, न्यूज़पेपर देखे होंगे, फिर आपने ताहा मैगजीन देखी होगी, फिर आपने वनिता देखी होगी, सरिता देखी होगी, महकता आंचल देखी होंगी, बहुत सारी मैगजीन्स हैं। उनकी क्या होती है, सर्टेन पीरियडिसिटी होती है या संगम, कुछ इस तरीके की मैगजीन्स। तो एक तो पहले लाइब्रेरीज में जब टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था, प्रिंटेड मैगजीन और प्रिंटेड बुक्स थी। और क्या होता था, जो पीएचडी के जो मकाले थे, जो रिसर्च थीसिस थी, वो रहती थी। बट विद द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज like for example ICT, that is information communication technology, and internet, the things have changed. Right now most of the libraries are using online resources. Resources का मतलब समझते हैं, उर्दू में वसाइल बोलते हैं, हिंदी में संसाधन बोलते हैं। तो ये संसाधन क्या होते हैं, जैसे आपको हैदराबाद से दरभंगा जाना है, समस्तीपुर जाना है, लखनऊ जाना है, तो आपके पास संसाधन क्या हो सकते हैं, ट्रेन हो सकती है, आपकी बस हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है। इसी तरीके से क्या है, रिसोर्सेज में भी आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं कि आपकी चीज़ों को समझने के लिए। तो लाइब्रेरीज में क्या हुआ कि ये जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं रिसर्च में, स्पेशली आप लोग ध्यान दें, जो लोग रिसर्च में आगे जाएंगे, अब तो 4 ईयर का आपका कोर्स है, तो 4 ईयर ग्रेजुएशन में भी फाइनल ईयर में आपको रिसर्च का ही पेपर है। तो रिसर्च में बेसिकली क्या है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें अब आप प्रिंटेड फॉर्म से लेके नहीं आएंगे, आपको ऑनलाइन लेनी है। लेकिन ऑनलाइन लेने का मतलब हमेशा ये ध्यान में मत रखिए कि कोई भी चीज़ आपको गूगल से मिल जाएगी। एक कॉन्सेप्ट है भाई, लाइब्रेरी की क्या ज़रूरत है, गूगल में हर चीज़ है, यही है ना अभी तक आपके दिमाग में, ये बात है आपके दिमाग में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी डेटाबेसेस में है, और जो डेटाबेसेस हैं वो पर्टिकुलर कंपनी के हैं, रिसर्च सेंटर्स के हैं, वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, मैगजीन्स बहुत कॉस्टली होती हैं। दे कांट लेट इट ऑन इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, एफर्ट्स एंड टाइम। सो मोस्ट ऑफ सच डेटाबेसेस आर अवेलेबल in online mode, and even a single institution cannot purchase all the databases. अब आपने सुना होगा भारत में थोड़े दिन पहले, इंडिया में आपने सुना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, सुना ना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो क्या है, पहले क्या होता था, जैसे हमारे पास लाइब्रेरी में अलग अलग बजट आते थे, हमारी लाइब्रेरी के अलग हैं, अलीगढ़ के अलग हैं, बीएचयू के अलग हैं, एम्स के अलग हैं। लेकिन क्या है कि हमारा बजट फर्ज कीजिए कम है, अलीगढ़ का ज़्यादा है, जामिया का ज़्यादा है, और रिसोर्सेज हमें भी चाहिए, तो हम सारे नहीं खरीद सकते। तो पहले क्या बना, कंसोर्शियम। कंसोर्शियम क्या होता है, एक मिला जुला रूप, कि थोड़ा पैसा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, और फैसिलिटीज सबको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि जो जर्नल्स हम फर्दन खरीद रहे हैं, अलग अलग जो खरीद रही हैं इंस्टीट्यूशंस, बजाय इसके कि हम इसको अलग अलग खरीदें, हम एक जगह इसको खरीद लेते हैं और सबको जो है पहुँचा देते हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस को। उसमें उन्होंने क्या किया, अपनी प्रायोरिटीज सेट की कि पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज को, जो भी वट एवर इज देयर प्रायोरिटी। तो द यूनिवर्सिटीज लाइक आवर्स यूनिवर्सिटी, दैट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नोन एज मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, एंड लाइक other universities also, we are availing the facility of the one nation one subscription. Under this scheme we are having lakhs of online journals. यानी दुनिया में जो रिसर्च हो रही है बड़े बड़े माइन्यूट सब्जेक्ट में, जैसे पहले आप लोगों ने हाई स्कूल में बायोलॉजी पढ़ी, फिर इंटर में क्या हो गया, आपके बॉटनी जूलॉजी अलग हो गई, फिर बीएससी में कहाँ चले गए आप, बॉटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी हो गई। तो जब रिसर्च बढ़ने लगी तो सब्जेक्ट टूटने लगे, पहले बायोलॉजी, फिर बायोलॉजी से बॉटनी जूलॉजी, फिर बॉटनी के अंदर प्लांट पैथोलॉजी, टिश्यू कल्चर,
फिर बायोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी आई, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट क्या हुए, नए सब्जेक्ट्स बनने लगे। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट नए बनने लगे, और नए सब्जेक्ट क्यों बनने लगे, रिसर्च होने लगी। अब जैसे मेडिकल साइंस है, पहले उसमें रोबोट का इस्तेमाल नहीं था, आज उसमें रोबोट का इस्तेमाल है। रोबोटिक सर्जरी है, यानी लीस्ट ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, कंट्रोलिंग तो ह्यूमन की है लेकिन पूरी सर्जरी करने की जो है उसके अंदर सलाहियत है। तो जब सारे सब्जेक्ट बढ़ गए तो लिटरेचर जब ज्यादा बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि उसके डेटाबेसेस तैयार होने लगे, और गवर्नमेंट ने क्या किया, यही सारे डेटाबेसेस को जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के थ्रू सारी लाइब्रेरीज को भेजना शुरू कर दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने जहन में वो एक पुराना खाका मत रखिए। ये एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर खाली किताबें हैं, वो किताबें सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो मटेरियल है वो सारा मटेरियल कैसा है, ऑनलाइन है। वो डेटाबेसेस आपकी लाइब्रेरी में है, आपको बैठना है, ढूंढना है, और शुरू से एनालिटिकल रहिए, डिपेंडेंट मत रहिए। आप टीचर पे भी डिपेंड मत रहिए, सीनियर पे भी मत रहिए, उनसे सीखिए। आपको अपने लॉजिक्स डेवलप करने हैं। लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे, जब आप टीचर से बात करेंगे, जब आप सीनियर से बात करेंगे, अपने साथियों में भी इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन जब आप बात कर लेंगे तो आपको जब नई चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको समझने की, तो आपको हमेशा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। और इंफॉर्मेशन कैसी, सटीक, एग्जैक्ट आपको कहाँ मिलेगी, ऑथेंटिक सोर्सेज में मिलेगी। वो कभी आपको गूगल में नहीं मिलेगी। आप उसको सोचे कि फ्री मिल जाएगी तो वो नहीं मिलेगी। क्यों? कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड डेटा है, वो फ्री हो भी नहीं सकता। जैसे डिफेंस से रिलेटेड डेटा है, nobody can let you on open platforms because it is a sacred thing for the nation. Everybody is not supposed to know this data. So in this way, all the libraries in the present age are having their digital material. And apart from that, earlier we were used to have the thesis in hard copy. जो PhD की thesis थी, उसे क्या करते थे हम, हार्ड कॉपी में रखते थे। बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज। मैंने क्या बताया था शुरू में, फिर वापस जाइए कि डुप्लीकेशन ना हो जाए, लेट ना हो जाए, रिसर्च के ऊपर अननेसेसरी कोई टाइम वेस्ट करे, वो हो चुकी हो, तो फिर क्या किया हमने उसके लिए, उसको ऑनलाइन वर्जन में किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है जिसे क्या बोलते हैं, इनफ्लिबनेट। उसके अंदर क्या है, एक शोध गंगा एक प्लेटफॉर्म है। तो जो भी PhD होती है, इट इज मैंडेटरी टू अपलोड इट ऑन शोध गंगा, so that each and everybody can see it, can cite it. रिसर्च में एक साइटेशन भी होता है जो आप आगे क्लासेस में जानेंगे, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी चीज है, उससे आप मतलब अगर कुछ किसी ने कुछ गलत किया, आप उसको मार्क भी इंडिकेट भी कर सकते हैं। यानी किसी ने लिटरेचर को चोरी कर लिया, प्लेजराइज मटेरियल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब क्या है, आपकी लाइब्रेरी में ऐसे ही, एक तो हार्ड कॉपी में आपके पास किताबें हैं, मैगजीन्स हार्ड कॉपी में बहुत कम आती हैं, ज्यादातर क्या है आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो थीसिस आपकी हार्ड कॉपी में भी है, और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की अब तक की जितनी सारी थीसिस हैं वो सारी शोध गंगा पे अपलोड है। दूसरा, आपके पास जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को लिखने में, ग्रामर की प्रॉब्लम आती है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपसे सही नहीं, सिंटेक्स नहीं है, सिंथेसिस नहीं है, ग्रामर की प्रॉब्लम आती है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर AI टूल यूज करते हैं। जैसे ग्रामरली सुना होगा आपने, जब आप रील देखते हैं ना तो बीच में ऐड आता है ग्रामरली का, क्विलबोर्ड का आता है, तो वो सारे टूल्स क्या हैं, वो भी आपको लिखने में मदद करते हैं। तो आपके पास क्या है, वो है। दूसरा एक चीज ये है कि फर्ज कीजिए आपने अपने दोस्त का कोई आर्टिकल जो पहले छप चुका है, उसको आपने अपना आर्टिकल बना के फिर दोबारा से पब्लिश कर दिया, शाया कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, लिटरेचर की चोरी हो जाएगी। तो फिर उसको कैसे चेक करेंगे, उसको बोलते हैं प्लेजराइज मटेरियल। उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जो मानू में यूज हो रहा है, टर्निटिन। सो इन दिस वे माई व्यू टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स इज दैट it is not like a traditional library having simply hard books, rather it is a hybrid library. There are hard books also, but the modern resources, that is the research oriented articles, journals, they all are available to us through the One Nation One Subscription scheme. And now question arises that there is a heap of books, सैकड़ों हजारों किताबें रखी हैं,
अब उसमें से कैसे आप जल्दी से अपने मतलब की किताब ढूंढेंगे? तो उसके लिए क्या है, जब आप लाइब्रेरी की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इट इज कॉल्ड एज ओपेक. देयर इज अ विंडो, देयर आर थ्री, you can write the title, author, and whatever you will write, it will gives the books, the list of the books related to that particular topic along with the location of the book. उस लोकेशन में क्या होगा, बुक की जो पीछे की होती है उसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ द बुक. वहां पे एक नंबर लिखा रहेगा. उस नंबर में क्या होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा. ऊपर नंबर है कॉल नंबर, यानी क्लासिफिकेशन. दुनिया की जो सारी नॉलेज है उसको एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशनिस्ट हुए हैं, उनका नाम था मेलविल डीवी. उन्होंने 000 से लेके 999 तक पूरी दुनिया की नॉलेज को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेशन दे दिया, एक नंबर दे दिया, और वो ऐसा नंबर दे दिया कि आप कोई भी किताब लाए लाइब्रेरी स्कीम में, आप उसको देख के और उसकी लोकेशन सेट कर सकते हैं. अब लोकेशन कैसी सेट होनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि एक सब्जेक्ट की किताबें पास पास होनी चाहिए, और एक सब्जेक्ट के अंदर भी, मसलन अगर पोइट्री है तो सारी पोइट्री एक पास आनी चाहिए, प्रोज है एक पास आनी चाहिए. मसलन प्रोज भी है, अगर फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश के, फ्रांसिस बेकन का नाम सुना होगा, अगर बेकन की किताबें हैं तो एक जगह होनी चाहिए, गालिब की एक जगह होनी चाहिए. फिर गालिब में भी अगर तनकीद है तो वो एक जगह होनी चाहिए, किसी ने उनके ऊपर की है. तो इस तरीके से क्या है, फ्रॉम ब्रॉडर सब्जेक्ट टू द माइन्यूट लोकेशन, there is a system that is called the library classification. With the help of that system, you can directly reach to the required document. So all these facilities are just, what is the main motto of these facilities? The motto is to help our students so that they can easily get the available information in the library. आपका मकसद यहाँ पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद है कि आपको पढ़ने के जो भी वसाइल हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो प्रोवाइड करना है. लेकिन खाली बता देना सफिशिएंट नहीं है, इंटरेस्ट आपको क्रिएट करनी है. जिंदगी कभी कभी मौके देती है, हमेशा नहीं देती है. जब आप हजारों किलोमीटर अपने घर से निकले तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस बात को समझें कि मुस्तकबिल आपका बनना है, आपको अपने बारे में सोचना होगा. हमेशा ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं. भाई दूसरों का तो अपना इशू है, उनके दिमाग में अपनी प्रॉब्लम्स चल रही है. अगर आप उनकी तरह हो जाएंगे तो फिर आप उन पर डिपेंड हो जाएंगे. आप अपना टारगेट रखिए, सेट टारगेट के लिए आए, पढ़िए, लाइब्रेरी में बैठिए, लाइब्रेरी के अलावा अच्छे दोस्त रखिए. लेकिन हमेशा याद रखिए, यूनिवर्सिटी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे इम्पोर्टेंट जगह है. खूबसूरत इन द सेंस ये है कि इसके अंदर जो दाग बूटे देख रहे हैं, आप रंगो रोगन देख रहे हैं, जो इमारतें देख रहे हैं, जो फैसिलिटीज देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, एसी देख रहे हैं, फला चीज देख रहे हैं, सब आपको अच्छी ही लगती है. जब आप पहली बार मानू में आते हैं तो माशाल्लाह सबको कैसा लगता है, you feel very proud that you have taken admission in such a nice institution. तो यहाँ तक तो मानू की जिम्मेदारी थी कि उसने आपको एक environment प्रोवाइड करके दिया कि आपको अच्छा लगा. लेकिन अब आगे आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ आप ऐसा करें कि मानू को अच्छा लगे. समझ रहे हैं? तो दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो ये है कि मानू ने आपको एनवायरनमेंट दिया जो आपको अच्छा लगा, लेकिन बदले में क्या लिखते हैं, अपने हिंदी में लिखते हैं, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, लिखा होता है ना इंस्टीट्यूशंस में. तो इसका मतलब यह है कि भी आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है. और सबसे बड़ी चीज है, कोई भी रिश्ता हो, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, सब आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपने बारे में कितना अच्छा सोचते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम इज प्रीशियस, इट विल नेवर कम बैक. You are, some of you are here for just for 4 years, some of you are here for 2 years. It will never come back. So use maximum time, and as far as the library is concerned, sit here. लाइब्रेरी में बैठना कभी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा. हमेशा आपको जो है कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीखेंगे ही. मसलन आप लाइब्रेरी में आएंगे, सीनियर्स भी होंगे, आपकी कभी बात भी होगी, तो बहुत सारी चीजें जिसके लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं वो आपको वैसे ही बताएंगे. और दूसरी चीज है कि बच्चे जो छोटे होते हैं, स्टूडेंट जो आपकी उम्र में भी आप लोग आए, बहुत सारी चीजों में आप हेजिटेट करते हैं, हमसे पूछने में हेजिटेट करेंगे. लेकिन 1 साल सीनियर, 2 साल सीनियर, लगभग आपकी एज के पैरेलल है, तो आप अपनी चीजों को रख सकते हैं. तो लाइब्रेरी आना. दूसरी चीज ये है कि भाई आप लोग जब आए हैं तो अच्छा स्पोर्ट्स है, उसको खेलिए, सीखिए, और यूनिवर्सिटी को बिल्कुल एक एक दिन, एक एक पल इसका जो है अपनी जिंदगी बनाने के लिए इसको यूज कीजिए. यूज करने का मतलब ये नहीं कि यूज करके छोड़ देना. यूज करने का मतलब ये है
आपको मुस्तकबिल बनाना है और आप लोगों से ही इदारे की पहचान है। जब आप अच्छे ऊंचाई पे जाएंगे तभी इदारा पहचाना जाएगा, और हमारा भी हार्डवर्क तभी सक्सेसफुल है जब हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल है। और जहां तक मानू की तारीख माजी की बात है, अभी तक माशाल्लाह आप सभी का जो माजी है यूनिवर्सिटी का वो बहुत अच्छा है, और जितने भी आपके सीनियर बच्चे हैं सभी ने बहुत अच्छा किया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अब जहाँ तक बात है लाइब्रेरी की फिजिकल विजिट की, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, फिर आपको एक मरतबा दिखा दूंगा। जब आप इसमें एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद एक बड़ा सा काउंटर बना हुआ है, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन काउंटर, जहाँ से आपकी बुक इशू कराना, बुक रिटर्न करना, ये सारे काम करेंगे। फिर रूम नंबर 2 में उर्दू ज़बान में सारी किताबें हैं, मीन्स द बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन उर्दू लैंग्वेज, वेदर इट इज़ अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, biology, political science, whatsoever is the subject, the books of different subjects are kept in Urdu language in room number 2. Next to room number 2, there's the room number 5. In room number 5, books from 00 to 599, यानी जनरलिया सब्जेक्ट से लेके और साइंस के सब्जेक्ट तक आपके रूम नंबर 5 में है, and all the books are kept in English. And in room number 7, the books from 600 to 999 are kept there. And next to that, there is a room that is called Maulana Azad, Maulana Abul Kalam Azad collection room is there. वहाँ पे उनके ऊपर जो किताबें लिखी या उनके जरिए से जो किताबें लिखी गई हैं वो डिस्प्ले में हैं, कुछ उनके ख़त हैं वो भी उसमें डिस्प्ले में हैं। फिर आप बाहर देखेंगे तो एक रीडिंग रूम है जो 24/7 खुला हुआ है, 24/7 रूम आपका खुला हुआ है। ऊपर छत पे चलेंगे तो रूम नंबर जो 101 है वो हिंदी की किताबें हैं, जैसे रूम नंबर 2 में पूरी उर्दू की किताबें थी वैसे हिंदी की किताबें हैं। रूम नंबर 104 यानी 104 में लाइब्रेरी का टेक्निकल प्रोसेसिंग है। फिर रूम नंबर 107 है, उसमें रिसर्च स्कॉलर्स के रिसर्च क्यूबिकल्स हैं। फिर 107A है, उसके अंदर थीसिस और रेफरेंस सेक्शन है, जैसे आपको डिक्शनरी वगैरह कुछ देखनी है। फिर रूम नंबर 109, उसमें अब क्या होता है, जैसे बच्चे क्लास करने आते हैं तो हमेशा टेक्स्ट बुक लेके नहीं आते हैं, इतनी सारी टेक्स्ट बुक आप ढोएंगे तो कैसा लगेगा। तो उस रूम में क्या है, ऑल दी टेक्स्ट बुक्स आर केप्ट देयर फॉर इमीडिएट कंसल्टेशन। आप वहीं बैठ के इन स्पाइट ऑफ ब्रिंगिंग द बुक्स एवरी डे फ्रॉम योर हॉस्टल और फॉर योर रूम, बेटर यू कंसल्ट द बुक्स केप्ट देयर। तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक सेक्शन है। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आपको ज्यादा से ज्यादा इससे मतलब रखना है, अच्छा खेलना है, अच्छा खाना है और अच्छा पढ़ना है। इसी मकसद के सिवा आपके पास अभी कोई मकसद की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि अभी आप कोई नई चीज अपने दिमाग में रखें। उन्होंने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आप पढ़ें और खाने का जरूर ख्याल रखें। यहाँ क्या है, बाहर तो सब जो खाना है तो कम से कम फ्रूट्स वगैरह का रोज अपने डाइट में शामिल रखें। अगर कोई चीज न्यूट्रिशन आपको इधर से नहीं मिल रहा है तो कम से कम एप्पल या कोई चीज जरूर खाते रहें, क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे आपकी हर जगह प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है ना। पैसों को अच्छे से यूज करें, वेस्ट मत करें। शहर कॉस्टली है, खर्चे बहुत हैं, चाय भी बहुत महंगी रहती है, ठीक है ना। तो लेकिन कितना भी महंगा रहो, कुछ भी रहो, एक चीज होती है मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, वो अपनी सही रखो। भाई अगर तुम 2 दोस्त हो, एक एक करके नहीं पी रहे हो तो कभी 3 चले जाओ, 2 मिला के 3 पी लो। तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से खाने में भी, अलीगढ़ में हम लोग जब थे हॉस्टल में, तुम लोगों को इसलिए छोटी 1-2 बात बता देने हमारा मन लग जाए। कुछ बच्चे क्या है, जैसे वो रहता था कि भाई उनका डाइनिंग हॉल बंद है, तो उस वक्त क्या था कि एक मतलब मीट का 1 बाउल, सालन, 1 दाल और सब्जी में से ऑप्शनल था, और 2 रोटी और जो है मतलब चावल। रोटी आप 1 ले सकते थे। तो कभी कभी कुछ बच्चे क्या है, वो क्या करते हैं कि 1 इधर से ले ली, दूसरे दोस्त की ले ली, तो 2 रोटी हो गई, 2 रोटी हो गई, और दाल ले ली तो पता चला कई दिन चल गया। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी रास्ते बंद है। ये मैंने इसलिए बताया, बहुत छोटी चीज का एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया है कि ये इब्तदा है, आपकी शुरुआत है। तो कोई भी चीज आपके बीच में इसलिए नहीं आनी चाहिए कि इसकी वजह से आप अच्छा पढ़ नहीं रहे हैं या इसकी वजह से आप यहाँ से चले जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये माने नहीं रखती हैं। मैनेजमेंट सीखिए, और जो आप कोई चीज है 4000 का कपड़ा खरीद रहे हैं उसको बचाइए।
आपके पास एक्सपेंसेस, आपके पास अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ का ख्याल रखिए इंशाल्लाह। और जिस मकसद से आए हैं बहुत अच्छा बन के निकलिए। सारी दुनिया आपका इंतजार कर रही है आपका वेलकम करने के लिए। आपसे घर पे जब भेजा गया है तो सबको, तीर पड़ोस, रिश्तेदार, नानी दादी, सभी को ये मतलब एक उम्मीद, एक मोहब्बत है कि हमारा बच्चा अब यहाँ से गया है। और पर्सनालिटी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि बहुत आप महंगे कपड़े पहने, बहुत आप खूबसूरत दिखें। पर्सनालिटी का मतलब है आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर सलाहियत हो, आपके अंदर सलीका हो। आप कुछ नहीं तो कम से कम अपने आप को समझ सकें, ये भी सलाहियत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके साथ ही एक मरतबा अगर आप लोग चाहते हैं तो देख लें, अगर समझ में आ गया है तो जैसी आप लोगों को सब डिसीजन लेने हैं आने वाले टाइम में, हमेशा डिपेंड नहीं रहना है दूसरे पे। ठीक है, और लाइब्रेरी आते रहिए, विजिट करिए, पढ़िए, किताबों से कभी दूर मत भागिए। ये आपके अच्छे दोस्त हैं। और अब खाली किताबें नहीं है, पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है, यूट्यूब पे भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी साइट्स हैं, उनको सही यूज कीजिए। ये भी कहना गलत है कि बच्चे हमेशा मोबाइल देखते हैं, ऐसा नहीं। जब कोई चीज अच्छी वहां अवेलेबल है तो तब देखना है उसको। ये नहीं होना चाहिए कि मैं मोबाइल कोई खराब ही चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसे फ्री पोर्टल्स हैं, आईसीटी के ऑनलाइन पोर्टल से, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और चैट जीपीटी वगैरह से शुरू से नोट्स बनाने की आदत मत डालिए। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, क्योंकि वेग इन्फॉर्मेशन बहुत रहती है। इन्फॉर्मेशन को आपको चेक करना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये चेक कर, आपने उससे पूछा कि भारत में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, काइंडली गिव द लिस्ट। जो लिस्ट वहां से आ रही है उसको एक मरतबा जो ऑथेंटिक पार्लियामेंट की साइट है वहां चेक करो, उसमें आप देखेंगे कई नाम जो हैं वो क्या होंगे, सही नहीं होंगे। इसलिए ब्लाइंडली ये जो चैट बोर्ड्स है उनसे आप नोट्स बनाना, ये सब प्रैक्टिस शुरू से मत रखिए और उसको समझिए, एनालाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Adil Khan. It is very well said that कि किताबें जो होती है वो इंसान की सबसे बेहतरीन दोस्त होती हैं। किताबों की अपनी अहमियत है, भले कितना भी टेक्नोलॉजी, एआई जो भी आ जाए। तो सर ने एक बात और ये भी हाईलाइट की कि जब किताबें कम थी, वसाइल में कमी थी, टेक्नोलॉजी ने वसाइल में इजाफा कर दिया है, लेकिन उन वसाइल जो रिसोर्सेस है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है उसमें कमी आ गई है। तो किताबें जो है, जैसे ये कहा जाता है कि एक टीचर का कोई रिप्लेसेबल नहीं होता है, नो वन कैन रिप्लेस अ टीचर, है ना। गूगल आपको इंफॉर्मेशन देगा, आपको जो भी आप उससे मांगे देगा, लेकिन जो मोटिवेशन है, जो सपोर्ट है, वो नहीं देगा। बिल्कुल ऐसे ही एक किताब है जो आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगी। तो हमारी जो लाइब्रेरी है, ये हम जानते हैं कि देखिए लाइब्रेरीज जो होती है, कोई भी लाइब्रेरी हो, वो उस इंस्टीट्यूट का एक हार्ट होती है, दिल होती है ना। तो जहाँ पे किताबें होती है, रिसोर्सेस, जरायद या जर्नल्स आप कह लें, चाहे वो ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन फॉर्म में हो, तो हमारी जो लाइब्रेरी है यहाँ पे बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में किताबें जो है अरेंज की है। जैसे कि सर ने जो है एक ओवरव्यू दिया था लाइब्रेरी का, अभी आप जो है सर के साथ फिजिकली आप जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। एक रूम ऐसा है जहाँ पे सिर्फ उर्दू की किताबें हैं या उर्दू में लिखी हुई किताबें हैं। देखिए उर्दू की किताबों का मतलब ये नहीं है कि वो उर्दू डिपार्टमेंट है, लैंग्वेज जो है ना किताब का वो उर्दू है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू के लिए सिर्फ उर्दू की ही किताबें मिलेगी, उर्दू के लिए अंग्रेजी में भी किताबें रहेगी, एजुकेशन के लिए भी रहेगी, अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी रहेगी। तो SIP 2026 की कमेटी की तरफ से मैं आज का जो सेशन था, सेकेंड सेशन था, और उसका जो प्रोग्राम था, मैं बाकायदा उसके इख्तिताम का ऐलान करती हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ, और आदिल खान सर से भी मैं जो है रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि वो एक बार हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको विजिट करवा दे लाइब्रेरी की, और कैसे लाइब्रेरी जो है वर्क करती है, कैसे किताबें इशू की जा सकती है, कैसे जो है रिटर्न करनी है, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है वो एक बार थोड़ा सा उन्हें बता दें। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो
बात करके देखते हैं।